वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन के लिए। बाजार है अब तक मजबूत, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे अपनी मजबूती बरकरार रख पाएंगे या आएगी मुनाफा वसूली। दुनिया भर के बाजारों से कैसे हैं संकेत, कहां होगी एक्सपायरी और अगले 1.5 घंटे क्या करें ट्रेड, आप इस पर रहेगा। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से बाजार पर चर्चा करेंगे, एक्सपायरी से पहले की स्ट्रैटेजी क्या बन रही है वो भी जान लेंगे, और जिस तरह की ग्लोबल क्यूज हैं और अपने भारतीय बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अनिल जी, बहुत सारा एक्शन बाकी है, बताइए सर इस समय बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें इस वक्त बाजार की ये है कि मजबूती के साथ बाजार काम करते दिख रहे हैं। लगातार 3 दिनों से तेजी होती दिख रही है और 3 दिनों में निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा मजबूत हो चुका है। 8,800 8,900 की रेंज में सपोर्ट लेकर अब 9,200 की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है। हल्का सा अभी पिछले कुछ मिनटों में कम थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत कहा जा सकता है। 90 अंक तेज है इस वक्त। रेलवे और एयरलाइन शेयरों में तेजी लौटती हुई दिख रही है, यानी कि गाड़ी पटरी पर लौटती दिख रही है, ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। ये है लॉकडाउन धीमे धीमे खुलने का असर। ऑटो शेयरों में भी रौनक है। निफ्टी के 5 टॉप गेनर्स में 3 शेयर ऑटो इंडस्ट्री के आपको नजर आएंगे। कंजम्पशन शेयरों में अब फिर से खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। आईटीसी 5% भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत उतने अच्छे हैं नहीं। दीप यूरोप 1.5% कमजोर है और डाउ फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार आपको इस वक्त नजर आएगा। ये है शुरुआती एक्शन आपका। जी बिल्कुल अनिल जी, तो एक तो आज जो थीम है सर, शायद एक्सपायरी का भी इसमें रोल है कि ग्लोबल क्यूज उतने सपोर्टिव नहीं पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अलावा भी सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज मार्केट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सर आप कैसे रीड करेंगे? देखिए, बाजार अब तक मजबूत है, लेकिन ये मजबूती कितनी बरकरार रह पाएगी? माफ कीजिएगा, मैं डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर बोल गया। डाउ फ्यूचर्स 170 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं, नैस्डैक नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी तक जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो रहा है, जो एक्सपायरी के दिन होनी है। तो एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कवरिंग निकल जाने के बाद क्या कुछ होगा, मैं डेटा का इंतजार कर रहा हूँ। 2:30 बजे मैं आपके लिए क्लियर कट स्ट्रेटेजी रखूंगा, लेकिन उससे पहले दीप एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एकदम परफेक्ट लेवल पर बाजार आया है, जहाँ पर आपको हमने सुबह भी कहा था कि 9,150 9,200 परफेक्ट वो रेंज है। यहाँ आपको तेजी की पोजीशन भी खत्म करनी चाहिए, शॉर्ट भी करने चाहिए, लगभग उसी लेवल के आसपास है। 18,150 18,250 वो रेंज है बैंक निफ्टी के, जहाँ पर आपको तेजी की पोजीशन भी कम करनी चाहिए और शॉर्ट भी करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अहम लेवल पर पहुंच चुका है। अब आपको फ्रेश तेजी करनी है तो निफ्टी को 9,200 के पार निकलने दें। फ्रेश तेजी बैंक निफ्टी पर करनी है तो 18,300 के पार निकलने दें। जब तक ये नहीं होता है, मुझे लगता है कि यहाँ से कमजोरी का रुझान ही रहना चाहिए। तो दीप, मुझे लगता है कमजोरी का रुझान ज़्यादा रहने की संभावना इस वक्त आपको दिखेगी। लेकिन आइए बाजार पर डेटा के साथ और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर करते हैं फोकस, जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल आपके लिए लेकर आ रही है, जो कि जानी मानी जाती है बेहतरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के लिए। और ये खबर जो आ रही है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी नहीं, बहुत बड़ी खबर है, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव। आइए जानते हैं स्वाति से क्या है वो बड़ी खबर। स्वाति, पहले खबर बताएं, उसके बाद मैं आपसे और विस्तार में कुछ और चीजें पूछूंगा। तो पहले सबसे पहले ये बताएं खबर क्या है। जैसा आपने कहा अनिल जी, ये बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी है और ये काफी नेगेटिव है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ से इसको देखें, कंपनियों को बड़ी राहत भी मिलेगी इससे। क्या है खबर? वो ये कि आरबीआई जो अपना लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम पर बात कर रहा था, वो 3 महीने बढ़ाने की यहाँ संभावना है। तो कंपनियों को लोन भुगतान के लिए अब 31 अगस्त तक की मिलेगी छूट। बट अगर आप देखें, ये ऐसे ही नहीं देगा आरबीआई, इसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ ये एक्सटेंड करेगा मॉरेटोरियम 3 महीने के लिए। ऑफ कोर्स बैंकर्स ने उसको 6 महीने तक मांगा था, बट हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये 3 महीने तक आरबीआई इसको अलाउ करेगा। क्या होंगी ये कड़ी शर्तें, ये बहुत जरूरी है जानना, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत नेगेटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। सर, सूत्र हमें बता रहे हैं कि मॉरेटोरियम के लिए बैंकों को दुगनी प्रोविजनिंग देनी होगी, वो यहाँ संभव है। 10% के मुकाबले जो फिलहाल रूल्स कहते हैं, उसकी बजाय 20% प्रोविजनिंग की संभावना यहाँ करनी होगी, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है बैंक्स के लिए। और अगर हम देखें 20% प्रोविजनिंग का मतलब क्या हुआ, इसको ट्रांसलेट करें तो वो 70,000 करोड़ रुपए से बैंकों का मुनाफा घटेगा। तो आप देखिए, जो फाइनेंशियल हिट है, प्रॉफिटेबिलिटी हिट है बैंक्स पर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 70,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है।
इनफैक्ट इस पर चर्चा भी वित्त मंत्री के साथ कल बैंक्स करेंगे और अपनी तरफ से जो उनके डिमांड्स हैं वो रखेंगे। बट ये आरबीआई की तरफ से ये एक बहुत बड़ा फैसला बहुत जल्द आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बैंक्स के लिए ये एक झटका लग सकता है कि 3 महीने का जो मॉरेटोरियम आरबीआई ने बैंक्स को दिया था उसे बढ़ाकर अब 6 महीने किया जा सकता है। तो 3 महीने से और एक्स्ट्रा मॉरेटोरियम, यानी कि अगर आपने बैंकों से कर्जा लिया है, आपको किसी तरह का लोन का रिपेमेंट करना है और वो लोन का रिपेमेंट आप कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से पिछले 3 महीने में नहीं कर पाए, जो कि आरबीआई ने आपको छूट दी थी, इसे 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्लियर कट है कि 3 महीने और बैंक्स के पास पैसे नहीं आएंगे। एक स्टडी जो अभी आई थी, 3 महीने के जो कुछ भी मॉरेटोरियम पीरियड दिए गए थे उसके लिए आरबीआई ने साथ में एक कंडीशन ये लगाई थी कि आपको 10% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो स्वाति कह रही है वो खबर ये कि अगर एक मॉरेटोरियम एक्सटेंड होता है तो इसके साथ ही आरबीआई प्रोविजनिंग का आंकड़ा बढ़वा सकती है और ये प्रोविजनिंग का आंकड़ा 20% किया जा सकता है। लेकिन स्वाति, खबर कब आने की तैयारी में, कितना जल्दी ये लागू होगा, ये बताइए। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं 31 मई तक ये इसकी डेडलाइन थी और चूंकि वो मीट होनी है तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बहुत जल्द आने वाली है। इनफैक्ट यही इसी हफ्ते आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीआई की तरफ से ये नोटिफिकेशन। और अगर ये इस हफ्ते नहीं आती है तो अगले हफ्ते डेफिनेटली ये बताई जाएगी। आरबीआई की तरफ से क्या इस पे रुख है वो अनाउंस उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला 31 मई तक पुराना जो अनाउंसमेंट था वो डेडलाइन आ जाएगी, तो उनको बताना होगा अगला उनका क्या व्यू रहेगा अगले 3 महीने के लिए ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है और साथ ही हमारे लिए एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आ रही हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगा सर, इसका तो बैंक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऑलरेडी मॉरेटोरियम है 3 महीने का और ये 3 महीने और एक्सटेंड हो जाए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी जितने भी अभी तक रिजल्ट्स आए बैंक्स एनबीएफसी की तरफ से एक बहुत बड़ी मॉरेटोरियम प्रोविजनिंग भी इन्होंने ले रही है, पर अगर 3 महीने और एक्सटेंड होता है तो इनके लिए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा सर। दीप, एक्चुअली मैं बताऊं कि 20% की प्रोविजनिंग दिखने में ये लग रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का बैंकों का मुनाफा कम हो जाएगा। देखिए, सिंपल चीज है, अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है, राइट, और अगर आप मॉरेटोरियम में जाते हैं तो आरबीआई ने क्या कहा कि ठीक है, अगर कोई मॉरेटोरियम को अवेल कर रहा है तो आप उसे दे दीजिए। जैसे दीप ने किसी बैंक से XYZ बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो दीप ने बैंक को जाकर बोला भाई मैं 3 महीने पैसे नहीं दूंगा। बैंक ने कहा ठीक है भाई। आरबीआई ने बोला हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि अगर दीप आपसे ये टाइम मांग रहा है, इसका मतलब दीप की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एक काम करिए, इसके लिए 10% की प्रोविजनिंग कर दीजिए। तो अभी ये नियम है कि 10% की प्रोविजनिंग, और इस बार आप देख रहे हैं सारे बैंकों के एसेट क्वालिटी स्टेबल होने के बावजूद घाटे आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल क्यों है कि जिन लोगों के पैसे नहीं आए उनको आपको एनपीए में इस बार गिनना ही नहीं पड़ा। मॉरेटोरियम में उन्होंने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, अब ऑप्ट कर लिया तो पैसे देने नहीं है तो एनपीए बढ़ेंगे कैसे। लेकिन हर एक बैंक के रिजल्ट आप देखिए, प्रोविजनिंग बढ़ रही है, तो ये प्रोविजनिंग 10% हो गई। अब आरबीआई अगर मॉरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ाता है तो आरबीआई साफ ये कह रहा है कि अब प्रोविजनिंग 10% की नहीं 20% की करनी पड़ेगी, यानी कि बैंकों का नुकसान दुगुना होगा या मुनाफा दुगुना कम होगा। अभी तक 10% प्रोविजनिंग की वजह से 35,000 करोड़ से मुनाफा कम हो रहा था, अब 70,000 करोड़ से सारे बैंकों का मिलकर मुनाफा कम होगा। तो आप ये सोचिए, सारे बैंकिंग सेक्टर को एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग जो करनी पड़ेगी उससे 70,000 करोड़ का आपका मुनाफा कम हो जाएगा। तो ये बैंकों के लिए बड़ा झटका है। और तीसरी बात यह कि अब इसके बाद सारी रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जो बैंक्स को रेट करती हैं, वो क्या कहेंगी, वो ये कहेंगे कि अगर बैंक्स के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, लोग इन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि बैंक्स की भी कंडीशन, बैलेंस शीट की ढीली होनी है। इसका मतलब ये कि कॉर्पोरेट्स की कंडीशन तो खराब है ही है। तो इसका आगे चलते हुए रेटिंग एजेंसीज इसको डाउनग्रेड करने के बारे में सोच सकती है, जो बैंक्स को डाउनग्रेड कर सकती हैं। और इकोनॉमी की सिचुएशन को देखकर आगे हमारी इकोनॉमी पर क्या व्यू बनाती है वो सेकेंडरी चीज़ होगी। लेकिन बैंक्स की, इंडिविजुअल बैंक्स की, ऐसे बैंक्स जिनके कस्टमर सबसे ज़्यादा मॉरेटोरियम ले रहे हैं, उसको वो साफ तौर पर जो कस्टमर ज़्यादा, जिन बैंक्स के कस्टमर ज़्यादा मॉरेटोरियम ले रहे हैं, उनको बैंक्स ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर कि आप मुश्किल में हैं, तो उनकी रेटिंग एजेंसीज ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा नेगेटिव उनके लिए हो सकती है। जी दीप।
बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और आप जैसे जैसे ये देख रहे हैं, आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट अगर देखेंगे सर, तो एक डायरेक्ट वर्टिकल फॉल आता हुआ दिख रहा है सर। जैसे ही स्वाति ने ये स्टोरी बताई और फिर आपने एनालिसिस सर शुरू करी, लगभग 150 अंक की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में तब से देखी है। और स्पेशली सर जो ये छोटे बैंक्स हैं या मिड कैप बैंक्स हैं, छोटे साइज के बैंक्स हैं, उनके लिए तो और परेशानी होगी। और आगे जाके सर इन्हें अगर और कैपिटल रेज करनी पड़ी इन प्रोविजंस करने के लिए, या फिर ज्यादा बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे या लोन लॉसेस बढ़ेंगे, तो भी उनकी परेशानी और बढ़ सकती है सर। और फिर आगे जाके ये मॉरेटोरियम क्या फिर एक्सटेंड भी होगा बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, वहां पर भी सर चिंता बढ़ रही है। तो ये जो मिड रेंज बैंक्स हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है, और स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं सर। दीप, ये सवाल बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जबरदस्त है। इसका जवाब है ना स्वाति से लूंगा। स्वाति, ये है ना, कस्टमर तो मांगेंगे ही। अगर मैं बैंक का कस्टमर हूं, मैं तो जाके कहूंगा कि भाई जरिए मुझे है ना लोन पेमेंट नहीं करने की मुझे फैसिलिटी दीजिए, मुझे और टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन बैंक्स भी आगे जाके मांग रहे हैं। बैंक्स क्या कह रहे हैं आरबीआई को? क्या 3 महीने के मोरेटोरियम से काम चल जाएगा, या कि बैंकों की हालत और खराब है कि उन्हें ज्यादा मोरेटोरियम चाहिए? बिल्कुल, उनको ज्यादा मॉरेटोरियम चाहिए 3 महीने से। बैंकों का ये कहना है कि उनका तो कुछ ज्यादा सोल्यूशन उनको मिलेगा नहीं। उन्होंने जो अपनी मांग की है, आरबीआई को जो रिप्रेजेंटेशन दी है, उसके तहत ये कहा गया है कि दिसंबर तक उनको मॉरेटोरियम दिया जाए, क्योंकि उतना समय तो उनको जरूर चाहिए ही चाहिए। वरना उनकी हालत, जैसे आप बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, काफी सेंसिटिव है। तो ये प्रोविजनिंग उनकी बढ़ेगी, और वो जो इश्यूज आएंगे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पे, उसको मद्देनजर रख के दिसंबर तक उन्होंने मांग की है। बट जो मुझे सूत्र बता रहे हैं, आरबीआई फिलहाल इस मूड में नहीं है कि दिसंबर तक प्रोविजनिंग का अलाउ करे। वो 3-3 महीने में, मे बी आफ्टर 3 मंथ्स वो इसको वापस रिवाइज करे, देखे क्या सिचुएशन है। बट एक साथ 6 महीना तक देने का उनका कोई इरादा नहीं है। 3 महीने का फिलहाल देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि सितंबर से फिर ये ये लागू हो जाए, और उसके बाद देखी जाएगी सिचुएशन, कैसे क्रेडिट डिमांड आती है, कैसे इकोनॉमी पिकअप करती है, कैसी क्रेडिट ग्रोथ होती है, उसके बेसिस पर आगे कॉल लिया जाएगा। तो फिलहाल सर ये 3 महीने के लिए ही कहा जा रहा है। बट बैंकों ने जरूर इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है और रिप्रेजेंटेशन दी है। इसके अलावा 2-3 चीजें और उन्होंने मांगी हैं, जैसे स्ट्रेस्ड कंपनी पे जो जो लोन दिया जाता है, उसको स्टैंडर्ड एसेट माना जाए। उस पे एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग जो अभी होती है वो ना होके स्टैंडर्ड एसेट माना जाए। बेसिकली राहत उम्मीद कर रहे हैं आरबीआई से। बट इस वक्त आरबीआई के पास भी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो फिलहाल 3 महीने देने के ही इरादे रख रहे हैं। और आप होप करिए और उम्मीद कर सकते हैं कि कल तक ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए। टिपिकली आप देखते हैं फ्राइडेज को आरबीआई अपने नोटिफिकेशन जारी करता है, तो ये इसी हफ्ते के एंड में या एट बेस्ट नेक्स्ट वीक तक तो ये आ ही जाएगा। तो क्या स्वाति, कल जब वित्त मंत्री जी की बैठक होगी बैंकों के प्रमुखों के साथ, तो क्या इस बात पर गहन चर्चा होगी, और साथ ही क्या इस बात पर भी विचार किया जाएगा? देखो, इसमें वो वैसा वाला मामला, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है। अगर आप मॉरिटोरियम नहीं देते हैं तो भी आपके एनपीए जोर से शूट हो जाएंगे। मॉरिटोरियम देते हैं तो लोगों की आदतें भी बिगड़ेंगी, एक तो वो है, लेकिन रिलीफ भी आपको देना जरूरी है। अच्छा, रिलीफ दे दिया तो फिर आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी 20% की। तो कल की बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं मॉरेटोरियम को लेकर, ये बताइए। बहुत अहम सवाल है सर, और यही इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। बैंकर्स की तरफ से उनका पूरा का पूरा फोकस सरकार को ये रिक्वेस्ट करने में होगा कि ये मॉरेटोरियम बढ़ाया जाए, और फिलहाल उनको जिस तरह से रिलीफ उन्होंने आरबीआई से मांगी है, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक फीडबैक जाए आरबीआई को कि ये जरूर देखा जाए। अहम मुद्दों में ये डिस्कशंस हैं ही, क्रेडिट ग्रोथ पर है। बट आप ये देखिए, पहली मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर की बैंकों के साथ, जब स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद ये बात कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइमली मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद हमें समझ आ जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रुख है, क्या वो व्यू रखते हैं इस पे। बट सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बैक ही करेंगे बैंक्स की ये जो गुहार है, और इस पर आरबीआई की तरफ से भी ये सिग्नल तो मिल ही रहा है कि 3 महीने की एडिशनल एक्सटेंशन मिलेगी लोन रीपेमेंट पर। बट प्रोविजनिंग जो बढ़ाई जा रही है, ये डेफिनेटली आरबीआई का कॉल है, और वो ये सोच समझ के ले रहे हैं कि ये लेना बहुत जरूरी है इस वक्त, वरना आगे बैंकों को जाके और दिक्कत बढ़े, या आरबीआई को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये 10 से 20% करना आरबीआई की तरफ से उनको लगता है एकदम जरूरी है।
और ये बढ़ाना ही उनको पड़ेगा। ओके, तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर। बैंकिंग सेक्टर के लिए खराब खबर है, इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ होगा मॉरेटोरियम बढ़ना, लेकिन दिक्कत ये कि बैंकों की बैलेंस शीट कमजोर होती हुई नजर आएगी और उसका असर आप बैंकों पर देखेंगे। मॉरेटोरियम की खबर आने के बाद देखते हैं किस तरह से बैंकों का रिएक्शन एक्शन होता है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर। शुक्रिया स्वाति इस बड़ी खबर के लिए। तो दीप, पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कल ये मीटिंग होनी है और अगले हफ्ते के पहले पहले आरबीआई को फैसला लेना है इस मॉरेटोरियम पे। तो अगला एक हफ्ता बैंक्स के लिए, बैंकिंग शेयरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और नजर रखेंगे जिस तरह का मूवमेंट भी आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि एक वर्टिकल फॉल आई, उसके बाद अब थोड़ा स्टेबलाइज होते दिख रहा है। बात करेंगे इंडेक्स की, बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, बात करेंगे स्टॉक कॉल्स की। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स और इवेंट्स जिनकी बाजार पर नजर है आज, कल और परसों। मानसी तैयार है उसके साथ, बताएं मानसी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ढेर सारे इवेंट्स जिस पर फोकस रहेगा, वीकली एक्सपायरी पर नजर है। इसके अलावा डीजीसीए की आज एक अहम बैठक होने वाली है। उड़ान शुरू करने के पहले एक शेड्यूल को मंजूरी देने पर खास तौर से ये बैठक होने वाली है। टिकट बिक्री से पहले शेड्यूल को एक अंतिम मंजूरी दी जाएगी और कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। 15th फाइनेंस कमीशन की बैठक होने वाली है। खास तौर से हेल्थ सेक्टर के अधिकारी कोरोना की स्थिति और प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। नतीजों के लिहाज से बजाज फिनसर्व के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे, जिस पर नजर है, और कैश स्पेस में बीएसई, हिंदुस्तान जिंक, टाटा मेटलिक्स जैसी कंपनियों के नंबर्स आज आने वाले हैं। कल की अगर बात करें, वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक है। खासतौर से क्रेडिट ग्रोथ समेत कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने के लिए फाइनल बिडर की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने की तैयारी कर रही है। 4 बिडर्स का चयन हो चुका है और अब इन चारों में से किसी एक को फाइनलाइज किया जाएगा। कल के लिए ये अहम इवेंट है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट पर फैसला आने वाला है और साथ ही नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में यूपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां फायदा बाजार में। आईडीएफसी फर्स्ट के नतीजे बाजार बंद होने के बाद और बॉश के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। शनिवार के दिन की अगर बात करें, एवेन्यू सुपरमार्ट, चंबल फर्टिलाइजर जैसी कंपनियों के नतीजे कैश में आएंगे। इसके अलावा सोमवार के दिन काफी अहम है। ये दिन सबसे पहले तो रमजान के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में भी सिंगापुर के बाजार रमजान के चलते, मेमोरियल डे के चलते यूएस के मार्केट्स और साथ ही बैंक हॉलिडे के चलते यूके के मार्केट्स बंद रहेंगे। लेकिन इस दिन भी भारतीय बाजार के लिए कुछ एक अहम इवेंट्स हैं। दीपक फर्टिलाइजर का राइट इश्यू पर फैसला इस दिन आने वाला है। साथ ही नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में जीएसपीएल के नंबर्स होंगे और 25 मई यानी कि सोमवार के दिन से देश में घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। तो ये भी काफी अहम इवेंट है जिस पर नजर रखनी होगी। ओके, तो ये हैं वो तमाम खबरें जिनके चलते आपको एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। इन पर आप नज़र रखिए। और इस बीच बाजार में फ्रेश कमजोरी होती हुई दिख रही है और ये फ्रेश कमजोरी इस वजह से होती दिख रही है कि एक और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश होती हुई दिखेगी, ये एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खबर हम आपके सामने रखेंगे। ग्लोबल मार्केट से जो खबरें आती हुई दिखेगी, इससे पहले एक बार मैं जल्दी से डाउ फ्यूचर्स देखना चाहता हूँ। अमेरिकी बाजारों का और यूरोप के बाजारों का क्या हाल है, जरा एक बार जल्दी से देख लिया जाए। वहाँ पर नज़र डालते हैं किस तरह का एक्शन रिएक्शन अमेरिकी बाजारों में होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए देखे थे। तो डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स में जो कमजोरी हुई है उसकी वजह बता दूं, अमेरिका और चीन के बीच में फिर से तनाव बढ़ने की खबर आ रही है और ये खबर बेहद बेहद बड़ी है। दीप, जरा इस खबर को आप भी जरा गौर से देखिए और ध्यान से सुनकर इसका पूरा डिटेल निकालने की कोशिश करिए। अभी अभी ब्लूमबर्ग पर जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पास किया है और वो बिल ये कह रहा है कि अमेरिका से 800 चीनी कंपनियों को डीलिस्ट करवाया जाएगा। ये चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ाने वाली खबरें हैं। चीन और अमेरिका के बीच में चीन की कंपनियों पर अमेरिका ने बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया है और डाउ फ्यूचर्स इसी वजह से बड़ी तेजी से नीचे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीन की कंपनियों पर अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए बेहद अहम है। यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों के, चीन की कंपनियों के लिए अमेरिका के एक्सचेंजेस में जो कुछ भी उनकी लिस्टिंग है उन्हें डीलिस्ट करवाया जाएगा। यानी कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन की कंपनियां
उनके एक्सचेंज पर लिस्टेड रहे। ये बहुत बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से, इसे गौर से सुनिए, क्योंकि आज रात को अमेरिकी बाजार इस पर बहुत बड़े एक्शन के तौर पर रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ये समझता है कि चीन की कंपनियों की ज़रूरत नहीं है अमेरिका में लिस्ट होने की, तो फिर ये बड़ी बात है इस वक्त की। तो दीप, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आ रही है, ये काफ़ी बड़ी खबर मानी जाए? बिल्कुल अनिल जी, काफी बड़ी खबर है और इसके पीछे जो उनकी थॉट प्रोसेस है सर, वो ये है कि जो बहुत सारे अमेरिकन फंड्स हैं वो इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एक अच्छी रिटर्न आ जाती है जो इनके कारोबार है। अब ये सारे फंड्स ये चाहते हैं कि ये इन फंड्स का पैसा वहां नहीं जाए, क्योंकि इनका मानना है, जो सेनेट ने बिल पास किया जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, और सर इसमें एक बात नोटिस करना जरूरी है कि ये एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट दोनों सेनेटर्स ने साथ मिलकर करा है, यानी कि बाई पार्टिजन सपोर्ट है। तो रिपब्लिकन्स का यानी कि ट्रंप साहब की पार्टी का भी सपोर्ट है और जो ऑपोजिशन में डेमोक्रेट पार्टी है उनका भी सपोर्ट है इस बिल के लिए। तो दोनों तरफ से सपोर्ट आ रहा है इस बिल के लिए, और ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका का पैसा है, जो अमेरिकन फंड्स का पैसा है, वो इन कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहिए। इन कंपनीज की ग्रोथ को अमेरिकन फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए चाहते हैं कि ये कंपनीज नहीं हो। ये चाहते हैं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये एक सर्टिफिकेट लेकर आए और प्रूव करें कि इसमें कोई फॉरेन गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है, ये प्राइवेटली मैनेज कंपनीज है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब सर कौन कौन सी कंपनीज इससे इफेक्ट हो सकती हैं? आपको याद होगा अरामको से पहले सबसे बड़ी आईपीओ विश्व की थी अलीबाबा, जो एक चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है, और अलीबाबा नैस्डैक पर लिस्ट हुई है सर। $25 अरब की ये लिस्टिंग थी, तो अलीबाबा पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बाइडू एक और कंपनी है चाइनीज कंपनी जो अमेरिका में लिस्टेड है, वहां पर फर्क पड़ सकता है, और कह रहे हैं कि 800 कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये फर्क पड़ सकता है। हालांकि अभी सिर्फ ये सेनेट में इंट्रोड्यूस हुई है, एक पूरा प्रोसेस होगा और देखना पड़ेगा कि जो अमेरिका की सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसका क्या कमेंट आते हैं इस पर जी सर बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है चाइनीज कंपनीज को, उन अमेरिकन फंड्स को जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जो क्रॉस बॉर्डर फंडिंग या फिर एक जो फॉरेन फ्लोज होते हैं चाइनीज कंपनीज में और जो चाइना के फ्लोज होते हैं अमेरिकन कंपनीज में, क्योंकि इसका फिर चाइना भी जवाब दे सकता है। तो दोनों तरफ से मार्केट के फ्लोज पर और मार्केट के सेंटिमेंट पर सर नेगेटिव असर पड़ सकता है इस खबर से। बिल्कुल। और एक और चीज़ इसके साथ में बताना चाहता हूँ दीप, वो इंटरेस्टिंग है। आज रात अमेरिका का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेक और ब्रेक होगा। पहली खबर यह है जिस पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन देंगे। दूसरी खबर आपको याद होगा, जो सीनेट के हेड हैं, वो जो अपोजिशन पार्टी के, नाम मुझे याद नहीं है, सामने आ जाए तो भी मुश्किल पड़ता है, तो याद होने का तो सवाल ही नहीं, आप बता सकते हैं तब तक गूगल करके दीप। उन्होंने ये कहा है कि जो $600 से $1200 किया गया है बेरोजगारी भत्ता, जो $600 एडिशनल बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, उसको बंद करने की मांग की है। यानी कि अमेरिका के मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी पूरी कंजम्पशन ड्रिवन है। जो $600 अमेरिका में बेरोजगारों को भत्ता मिलता है, अभी ट्रंप साहब ने कोरोना के वक्त उसे बढ़ाकर 1200 किया, 600 और एडिशनल। तो उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो $800 या $1000 की कमाई करने वाले हैं, वो खुद या तो नौकरी छोड़ रहे हैं, और वो खुद वो सोचेंगे कि नौकरी करके अगर $800-1000 कमाना है तो बेरोजगार बैठकर $1200 क्यों न लिए जाएं। तो इस चक्कर में बहुत सारे, आपने देखा 3,60,000 ऑलरेडी बेरोजगारी के आंकड़े आ गए, आज शाम को फिर से आने वाले हैं 25-30 लाख, उसमें बढ़ने की आशंका और है। तो ये एक और बड़ा झटका है जो आज अमेरिकी बाजारों को लग सकता है। तो दीप, क्या ये भी एक बड़ी खबर होगी आज अमेरिका के लिए, जिस पर अमेरिका को ट्रेड करना है? तो अमेरिका के लिए अब आज दो बड़े पॉइंट्स हो गए जिन पर अमेरिकी मार्केट्स को रिएक्शन देना है, राइट? बिल्कुल अनिल जी, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आज ही है जो बेरोजगारी के आंकड़े भी आने वाले हैं सर। तो उससे पहले अगर ऐसी खबर आ रही है तो इसका और बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और इस पिछले हफ्ते के बेरोजगारी के आंकड़े का अनुमान 24 लाख का लगाया जा रहा है, जो कि फिर अब आप 8 हफ्ते की बेरोजगारी देखें तो अब तक 3.6 करोड़ है, और उसमें अगर आप 24 लाख जोड़ दें तो लगभग 4 करोड़ का आंकड़ा आ जाता है, जो कि एस्टिमेट्स के हिसाब से 20% है अमेरिकन टोटल वर्कफोर्स का हिस्सा। तो काफी बड़ा झटका लग सकता है। और सर मिच मैकॉनल हैं सेनेट के उनके हेड, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ट्रंप साहब की पार्टी के हैं, और कुछ हफ्ते पहले सर इन्होंने एक और ऐसा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहा था, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका के स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स जो इस समय परेशान है अपनी फंडिंग को लेकर क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी देनी चाहिए। तो वो इसके भी सपोर्ट में नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एड स्टेट्स को जाए, स्पेशली वो स्टेट्स जो इस समय बैंकरप्सी के पास हैं, ताकि वो अपना कारोबार चला सके। तो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑलरेडी वो कर चुके हैं सर, और ऐसा अगर स्टेटमेंट आ रहा है स्पेशली वैसे दिन जिस दिन बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं, तो और बड़ा झटका लग सकता है बाजार को। ओके, तो ये है कुछ बड़ी खबरें इंटरनेशनल मार्केट से। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ
हमारे बाजारों की खबरें पता होनी चाहिए, खबरें सारी पता होनी चाहिए, और स्पेशली तब जबकि आप ट्रेड ग्लोबल मार्केट्स पे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ग्लोबल मार्केट्स भी छोड़ो, आपने डाउ पे ट्रेड करना भी बंद कर दिया, सीधा सीधा डाउ फ्यूचर्स पर ट्रेड करते हैं। और अगर डाउ फ्यूचर्स से आप कोई संकेत लेना चाहते हैं तो वो 0.5% 150 पॉइंट कमज़ोर हैं। और डाउ फ्यूचर्स के कमज़ोर होने की दो बड़ी वजह, पहला सीनेट में जो इनके ऑपोजिशन पार्टी के हेड हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब हम और भत्ता नहीं देना चाहते हैं बेरोजगारी का। दूसरा ये डीलिस्टिंग वाली खबर जो चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ने की, दिन के निचले स्तरों की तरफ आता हुआ बाजार बैंक निफ्टी पर, स्पेशली बैंक निफ्टी पर जो हमने एक्सक्लूसिव खबर दी कि मॉनिटरिंग बढ़ने की तैयारी में है, उसके बाद बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, निफ्टी अभी भी हरे निशान में। आइए वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेते हैं उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स बिगुल के बाद। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं सर अपडेट्स। हाँ सर, अपडेट में ये है कि आपको बाय दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा में 37.38 में, उसका 42 का भाव है। आईसीआईसीआई 308.9 में दिया था, वो भी अभी खड़ा है। और एनटीपीसी शॉर्ट दिया था उसके अगेंस्ट। और दूसरी मेरी कॉल जो थी गोदरेज कंज्यूमर की, वो 580 हिट को होके आ गई, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर दीजिए। बाकी आप कहें तो मैं अभी की कॉल नई कॉल दूं सर। गोदरेज कंज्यूमर या गोदरेज प्रॉपर्टी सर, किसमें बुक करना है? गोदरेज कंज्यूमर भी दिया था सर 540 रुपए में, वो 580 मार के आ गया। 580 का फाइनल टारगेट था उसमें। ओ यस, 558.60 का टारगेट आपने दिया था। राइट 18 तारीख का आपका है, बिल्कुल। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर बुक कर लें। अब बताएं सर आज कौन सी बाय सेल कौन सी पिक्स हैं? नहीं सर, तीनों बाय हैं। वी आर नाउ चेंजिंग द ट्रेंड, और हमें लगता है कि वी आर नाउ गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। पहले हम सिर्फ डाउ को फॉलो कर रहे थे, और जो डाउ का अब जो वीकनेस है हमारे यहाँ इनहेरेंटली ब्रॉडर मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। आप मेटल्स देखिए, ऑटो देखिए, सीमेंट देखिए, तो दोनों तीनों बाय हैं सर मेरी यहाँ भी। मैं दूं सर? ओके बताएं सर। हाँ, तो पहला बाय मेटल्स में है सर सेल का भाव 28.28 है। इसमें 2680 का स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें 32 रुपए का टारगेट होना चाहिए। सेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग स्टील प्राइसेस इन चाइना एंड इंडिया। ओके, तो सेल में खरीदारी करें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 26 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 32 रुपए 32, ये है आपके लिए टारगेट खरीदारी करने के लिए। आज से 27.75 28 रुपए की रेंज में आपको करनी है तेजी। पहला स्टॉक सेल। दूसरा स्टॉक सर? हाँ, दूसरा भी मेटल्स में है सर। मेटल में बहुत स्ट्रेंथ है, आपने हिंडाल्को देखा है, और बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्ले इन इंडिया इज जेएसडब्ल्यू स्टील। 170 70.5 का भाव है। 166 का स्टॉप लॉस रखिए, 188 का टारगेट। 166 का स्टॉप लॉस, 188 का टारगेट, और जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है बसिन साहब की तरफ से। ये सारे लेवल जो आपको मिल रहे हैं खरीदारी करने के लिए कैश के लेवल है। 170 171 के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 170 172 की रेंज में आराम से धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। 166 का स्टॉप लॉस लगाइए। 166 का 168 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। और बताइए सर तीसरी पिक आपकी खरीदारी करने के लिए? सर ऑटोज में बहुत चाल है, और ऑटोज में मेरे को बहुत पसंद है टाटा मोटर, लोकली भी, और उसका चाइना बिजनेस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो टाटा मोटर 8350 का भाव है, 84 का। यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस रखिए, और 96 का टारगेट। ओके, टाटा मोटर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय, और टाटा मोटर्स 83.5 84 की रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। और जी हाँ, यही चल रहा है, 84 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और ऊपर की तरफ 96, क्या बात है, बड़े टारगेट है 96 के, और 84 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है तेजी। ये है राय वसीम साहब की। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो तीनों की तीनों खरीदारी की राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, और उसके बाद अगर लगेगा तो वसीम साहब आपको बाद में BTST के तौर पर भी 3 बजे बाद आपको कुछ और पिक्स देंगे। जी हाँ, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। आइए दीप आप अब आगे आप संभालें, तब तक मैं जल्दी से क्लोजिंग, आज एक्सपायरी का दिन है, मैं फटाफट से डेटा देख लेता हूँ। बिल्कुल सर, आप तब तक डेटा देखिए, तब तक मैं देवांशी और हमारे बाकी गेस्ट के साथ भी बात कर लेता हूं। पहले देवांशी से बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो मार्केट खुलने के बाद खबरों में आए हैं, अर्निंग्स भी कुछ आई हैं। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज देखिए कोलगेट थोड़ी देर पहले इसके नतीजे आते हुए दिखे, और ऑपरेशनली नतीजे काफी कमजोर हैं। अनुमान था थोड़े से कमजोर नतीजों का, लेकिन उससे भी कमजोर है। सबसे पहले वॉल्यूम डिक्लाइन
8% का होता हुआ दिखा। अनुमान करीब 2 से 3% का था। इसके सामने जो आय है वो भी आप देखिए 1070 करोड़ पे आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 310 करोड़ के सामने केवल 262 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और साथ ही मार्जिन आप देखिए 27% से घटकर 24.5% पर आते हुए दिखे। मुनाफा 204 करोड़ पर स्टेबल है, लेकिन टैक्स खर्च घटने के चलते मुनाफे को थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिखा है। ऑपरेशनल नंबर्स वीक है। अब कमेंट्री पर अहम होगा ये देखना कि क्या नंबर्स क्या फिगर्स आते हैं। साथ ही आप देखिए बजाज फिनसर्व जो मुनाफा है वो 77% घटता हुआ दिखा है। आय इस बार 2% तक बढ़ती दिखी है। प्रोविजंस किए थे कंपनी ने 900 करोड़ के, इसी के चलते जो आपको ओवरऑल मुनाफा है ये थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। और आप देखिए जो इंश्योरेंस कारोबार है यहाँ पे भी थोड़े से वीक नंबर्स आते हुए दिखे। साथ ही स्ट्राइड्स फार्मा और सिप्ला ये दोनों ही फोकस में है। स्ट्राइड्स आप देखिए जो कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है फेविपिराविर, ये जो दवा है इसको ट्रायल्स के लिए भारत में मंजूरी मिल चुकी है। इसके चलते थोड़ी सी तेजी हमने स्टॉक में देखी है। सिप्ला में भी आप देखिए यूएस एफडीए से उनकी जो माइग्रेन की एक दवा है इसको मंजूरी मिली है। और साथ ही आज बड़े सौदों में आप देखिए पावर ग्रिड, एनएमडीसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये तीनों स्टॉक्स फोकस में है। पावर ग्रिड 25 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं 127 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। एनएमडीसी 21 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं 73 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 11 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं 366 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते ये तीनों स्टॉक्स एक्शन में। तो बहुत सारे स्टॉक्स आज आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच कुणाल जी, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट को भी आप पुल अप करिए। हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आए हैं, मुनाफे में गिरावट देखिए, भारी गिरावट देखिए, बल्कि 2012 करोड़ से मुनाफा घटकर सिर्फ 1340 करोड़ पर आया है। और स्टॉक में भी हमने एक करेक्शन ट्रेंड का देखा है, 200 रुपए से अब 170 पर आ गया है। जरा हिंदुस्तान जिंक के चार्ट देखकर बताइए अहम लेवल्स क्या है कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक ब्रेकडाउन की स्थिति यहाँ पर बनती हुई चार्ट पर नजर आ रही है। 170 रुपए के नीचे ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लगता है कि 170 जब तक ऊपर की ओर पार ना हो तब तक खरीदारी का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बड़ा वॉल्यूम हो रहा है और 170 के नीचे ये ब्रेकडाउन हुआ है। जो बड़ा सपोर्ट अब चार्ट पर नजर आता है वो 166 के आसपास है, अभी 168 के आसपास चल रहा है। तो अब इसमें फ्रेश सेल तब करना चाहिए जब 166 का लेवल टूट जाए। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 166 के नीचे मेरी निकल जाने की राय है और खरीदारी तभी करें जब ये 170 को पार कर ले। तो 170 166 के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है। फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। जहां तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है, अन्य आय है इनकी 470 करोड़ की इनकी अन्य आय भी आई है। तो नतीजों के दम पर आप देख रहे हैं कि परेशानी बढ़ रही है। ऑपरेशनली एबिटा की बात करें तो 1960 करोड़ का इनका एबिटा आया हुआ है। ये तो रहा हिंदुस्तान जिंक पर। आप बाजार में देखें तो एक्शन भरपूर है इस समय। जब हमने शुरू किया था वहां से अगर आप बैंक निफ्टी की चाल अब तक देखें तो पूरी की पूरी गेंस गवा दी हैं। आधे घंटे में 200-250 अंक बैंक निफ्टी नीचे फिसला है। हालांकि निफ्टी इस समय फिर भी 9100 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो निचले स्तरों पर निफ्टी पर अच्छी रिकवरी आई है, पर बाजार में वीकनेस है। आईटीसी आज लीड कर रहा है और एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है आईटीसी में। और आईटीसी की रिकमेंडेशन लेते हैं बंसल जी से। बंसल जी, एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को इस समय आईटीसी। 7-7.5% की तेजी आईटीसी में और पिछले 3 दिनों में देखें तो लगभग 13% की तेजी आ चुकी है स्टॉक में। बिल्कुल दीपांशु, एक तो बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, बड़ा अपमूव देखने को मिल रहा है। और दीपांशु, आपने इसका जिक्र 163 164 के अराउंड भी किया था, उस समय भी खरीदारी की राय थी। तो जिन्होंने तब लिया है, अब ऊपर में 190 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आता है, ऊपर में अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुनाफा बांधना चाहिए। दीपांशु, इस कंपनी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसीज को चेंज करा है। 75% ऑफ प्रॉफिट्स को ये डिविडेंड में देगा। तो जून में यहाँ पर 9 रुपए का डिविडेंड आने की आशा है और उसी के चलते थोड़ी बहुत री रेटिंग देखने को मिल रही है। जिनका शॉर्ट टर्म नजरिया है वो 190 के अराउंड मुनाफे को बांध लें। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 190 के अराउंड मुनाफे को बांध लें, वरना आप चाहें तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। पर आईटीसी आज डेफिनेटली परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही बढ़िया तेजी उसमें आते हुए आपको दिख रही है, तो उस पर आप नजर रखें। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज सुबह कई एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, वहां पर देखिए तो बेहतरीन एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वागले साहब भी हैं, जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, एशियन पेंट्स पर एक रिवर्सल आया है, सुबह हम बर्जर पेंट्स के बारे में भी देख रहे थे। एशियन पेंट्स पर कुछ करना चाहिए सर?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। एशियन पेंट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, लास्ट 3 दिनों के हाई टूट रहे हैं, वॉल्यूम्स के साथ ये मूव देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ से और अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है 1490-1500 के आसपास। ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई भी डिप आता है यहाँ से तो इसमें खरीदारी का मौका ढूंढना है। सीएमपी पे फ्रेश बाय कर सकते हैं। आज 1560 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो 2 से 4 दिनों में ये स्टॉक ऊपर में 1600 से लेकर 1630 तक का मूव दिखा सकता है। तो एशियन पेंट हमारी तरफ से बाय है। ओके, इस समय तो बाय करने की राय है और डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है आपके लिए एशियन पेंट्स। आज सुबह से अच्छा ट्रेंड बन रहा है और अब देखिए और खरीदारी आती हुई दिख रही है। पर एक तरफ जहां एशियन पेंट्स और कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स पर खरीदारी आ रही है, दूसरी तरफ एनबीएफसीज में बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है और साथ ही बैंक्स में भी आप प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। बंधन बैंक इस समय वायदा कारोबार टॉप लूजर 5.5% की गिरावट के साथ आप देखिए तो इस समय सारी की सारी एनबीएफसीज पर प्रेशर आ रहा है। एमएनएम फाइनेंस, चोला फाइनेंस यहाँ पर प्रेशर है और वागले साहब बजाज फाइनेंस जो कल थोड़ी तेजी दिखाई, आज सुबह से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आ रहा था पर अभी सडनली एक ब्रेकडाउन आया है और 3% की गिरावट के साथ 2000 के नीचे गया बजाज फाइनेंस। इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना चाहिए सर? दीपांशु, ज़्यादा बड़ा मूव अगर आपको चाहिए तो 1920 के नीचे ही मिलेगा, तो यहाँ पर एक 2-2.5% की मूव मिल सकती है। तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस 2050 का बैठता है जो कि काफ़ी लंबा है। आपको बेचना है तो 1920 ब्रेक होने के बाद या मे बी 2020-2030 होना बाउंस बैक अगर मिलता है तो बेचे। ओके, अभी नहीं बेचे, एक बाउंस बैक पर बेचे बट या फिर 1920 के नीचे गया तो बेचे। बट सडनली आपने देखा है कि काफी प्रेशर बना है जहां तक सवाल है बजाज फाइनेंस का और उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाटा वापस 1300 लेवल्स पर आ गया है। बाटा की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर इससे पहले बाटा और श्रीकांत जी से बात करें। सर की स्ट्रैटेजी तैयार है, बिगुल बजाते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा वॉलेटाइल है, एक वैसे तो गिरावट है बट अभी निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी आपने देखी है, बट फिर भी अभी आप देखें तो लगभग 150 अंक नीचे ही आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा इस समय। वहीं अगर आप बात करें बाकी यूरोप के बाजारों की तो वहां पर भी गिरावट है, आधे से 1% की गिरावट यूरोप में भी देखने को मिल रही है और एशिया भी ज्यादातर बाजार कमजोरी से ही बंद हुए। सुबह मिले जुले ट्रेड हो रहा था बट उसके बाद कमजोरी एशिया में भी हमने आती हुई देखी है। अनिल जी जी, तो दीप देखिए, दो डेटा जो बन रहे हैं वो मैं बता दूं आपको। आज जो सीरीज एक्सपायरी होनी है उस सीरीज में सिंपल चीज जो दिख रही है, 9100 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 9200 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 9100 के पुट में 59 लाख शेयर, 60 लाख शेयर राउंड फिगर में मान लीजिए 60 लाख शेयर हैं, जिसमें से 54 लाख शेयर तो आज ही जुड़े हैं, ठीक है। तो 9100 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको 50 से 75 पॉइंट की कमजोरी आज ही तुरंत मिलेगी। 9100 3:05 के पहले अगर आपने 9100 को तोड़ा और 9100 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आपको 50-75 पॉइंट मिनिमम मिलेंगे आज के सेशन में। पॉइंट नंबर 1। 9200 के ऊपर अब आप निकल कर टिकते हैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख सकती है जो 50 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है। तब तक 9100 9200 आपके लिए ट्रेडिंग रेंज है। अब आइए आपको ट्रेड कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, ग्लोबल मार्केट से कंफर्ट थोड़ा सा कम आता हुआ दिख रहा है। आज हम मजबूत इसलिए हैं क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और पिछले 2 दिनों की मजबूती के बाद और स्पेशली पिछले शुक्रवार और सोमवार को जिस तरह से बाजार कमजोर हुए, 8900 के नीचे क्लोजिंग दी, उससे मार्केट में काफी शॉर्ट्स बन गए थे और ये शॉर्ट कवर होने के लिए बाजार ऊपर आया और बाजार शॉर्ट कवरिंग के लिए एग्जैक्टली उसी लेवल से घुमा है। हमने कहा 9150 9200 वो रेंज है जहां पर आपको बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरा अभी भी मानना एकदम वही है कि अगर आज आपको वापस क्लोजिंग के वक्त 9150 9200 मिलता है, वहां प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, शॉर्ट भी करिए। तो उछाल मिले आपको आज प्रॉफिट बुक करके कल इंतजार करना चाहिए और उसकी साफ साफ वजह ये है कि ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं। अब कल रात को अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर हो जाए बंद, वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स को देखकर और जो 2 खबरें हैं, चीन की कंपनियों वाली और सीनेट वाली खबर देखकर तो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कोई डाउ बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन फिर तो भगवान जाने, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा चांस लेना है। तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे मुझे कंफर्ट नहीं आता। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, आपको 3 दिन पहले से देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लेवल्स मिल रहे हैं
आपको एग्जिट करने के, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल फ्रेश ट्रेड करेंगे, अगर डाउ का मूड अच्छा रहा तो कल फिर से खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा 500 पॉइंट ऊपर निफ्टी हो जाने वाला है, 25-50 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो पहली चीज़ प्रॉफिट बुक करिए। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं 9000 का पुट लेकर जाइए कल के लिए, 9000 का एक पुट खरीद लीजिए सिंपल, ताकि आपके रिस्क अगले हफ्ते तो वीकली और मंथली दोनों ही एक्सपायरी है, तो 9000 का पुट भी लेना चाहिए और आपको इस वक्त यहाँ पर तेज़ी की पोजीशन भी कम करनी चाहिए। अब तेज़ी की पोजीशन अगर 9000 का लेवल टूट रहा है और नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है, अभी कर लीजिए। उछाल आए 9150 9200 मिले तब भी कर लीजिए, निकलना है सिंपल, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे जाने के बाद समस्या बढ़ गई। 18,000 के नीचे नहीं, इनफैक्ट 17,800 टूटने के बाद बैंक निफ्टी की समस्याएं ज़्यादा है। प्लस बैंक निफ्टी में तो जो खबर अभी हमने की कि मॉरेटोरियम वाला भी मामला है, तो मॉरेटोरियम वाला मामला भी, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। आप देखिए 18,000 के नीचे समस्या क्या है वो बता दूँ, 16, 10, 26 और 10, 36, 37, 38 लाख शेयर बैंक निफ्टी के ऐसे हैं जो पुट राइट हुए हैं 17,800 से लेकर 18,100, और ये सारे पुट राइटर आज ही खत्म होने हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है, जिन लोगों ने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बना ली वो रिस्क पर आ गए हैं 17,800 के लिए। और ये अगर तेजी की पोजीशन, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा बोल्ड कॉल भी हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ नहीं संभला तो बैंक निफ्टी आराम से आपको 17,500 17,600 की रेंज में आज ही दिखा दे तो बड़ी बात नहीं। अगर आप मौका मिले वापस ऊपर आए 18,000 18,200 परफेक्ट रेंज है, ठीक वैसे ही जैसे 9,100 9,150 9,200 बैंक निफ्टी पर परफेक्ट रेंज है एग्जिट करने की, वैसे ही बैंक निफ्टी की परफेक्ट रेंज 18,000 18,200 है। वापस मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये सिंपल कहना है, अगर आपको फिर भी करना ही है तो आप एग्जिट कर लें तेजी की पोजीशन, और जिनको अगली सीरीज के लिए कल के लिए पोजीशन बनानी है वो 17,500 का पुट बैंक निफ्टी में खरीदें। तो 9,000 का पुट 17,500 का पुट ये खरीदने की राय है मेरी। 9,000 का पुट और 17,500 का पुट ये खरीदने की राय है हाँ आपके लिए इस समय बाजार पर। तो यहाँ से प्रेशर आ सकता है। और अनिल जी ने एक पॉइंट भी आपके लिए मेक किया कि देखिए 3 दिनों से अच्छी रिकवरी आई है बाजारों में, तो फिर उसका मुनाफा देखें, एक्सपायरी निकलने दीजिए, उसके बाद नई पोजीशंस कल के कल देखेंगे। और फिर एक्सटेंडेड वीकेंड भी आ रहे हैं तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में रह सकती है, तो अपनी जो तेजी की पोजीशंस स्पेशली वो अब आप काट लीजिए, ये सलाह आ रही है। बाजार के रिकवरी की बात करें तो आज तो थोड़ी रिकवरी के बाद अब मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं, पर जब से निचला सर्किट लगा था बाजार में तब से जो रिकवरी आई है वो एक शानदार रिकवरी रही है। और फिर ऊपरी स्तरों से आपने मुनाफा वसूली भी देखी है। तो हमने पूरा एनालाइज किया आपके लिए कि कैसी रिकवरी रही है, किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, आगे की डायरेक्शन कैसी रह सकती है, ये पूरी एनालिसिस करके तैयार है इस समय संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए, जिस तरह की रिकवरी आई थी बाजार में, क्या पार्टिसिपेशन रहा है, क्या ट्रेंड्स निकले हैं यहाँ पे? बिल्कुल दीप, ये हमने एनालाइज तब से किया जब इंडियन मार्केट में सर्किट लगा था। 23 मार्च को का वो दिन था जब 10% का निचला सर्किट लगा था, और वहां से आप देखिए जो 23 मार्च के बाद का एक महीना था, जबरदस्त रिकवरी थी मार्केट्स में, करीब 21% के आसपास वो निफ्टी ने रिटर्न डिलीवर कर दिए एक महीने की जहां तक बात है। और जो आप 7 मेजर जो इंडेक्स हैं निफ्टी के, सेक्टर इंडेक्स जो हैं, उन सब में हमने देखा कि एक महीने में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो आया वो फार्मा का था, एफएमसीजी का था, बैंक निफ्टी का था, ऑटो और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ऐसे स्पेस हैं जहां पे 15% से लेकर 46% तक के रिटर्न आए थे। फार्मा ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया जो कि 46% रिटर्न डिलीवर किया, 26% एफएमसीजी, बैंक निफ्टी 16.5% चला, 17% के आसपास ऑटो इंडेक्स में तेजी थी, और फाइनेंशियल सर्विस स्पेस में भी आप देखिए 15% के आसपास ही गेंस देखने को मिले। तो सर्किट लगने के एक महीने के बाद का जो सफर है वो तो बहुत ही शानदार रहा। लेकिन उसके बाद आप देखिए जो अगला महीना था, एक महीना और, जिसमें आप 22 अप्रैल से लेकर अब तक का डेटा देखें तो निफ्टी ने करीब 1.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और इसमें आप देखिए एक तो बैंक निफ्टी वो करीब 10% के आसपास लुढ़क गया, रियलिटी इंडेक्स में करीब 10% के आसपास ही गिरावट आ गई, एफएमसीजी जो बहुत चला था उसमें 6.5%, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी करीब 6% के आसपास करेक्ट हो गया। क्या चला है पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो इसमें फार्मा है जो कि 1% और चला, पहले 46% चला था पिछले महीने में, पिछले एक महीने का और डेटा जोड़ ले तो 1% और जुड़ गया। मेटल करीब 2.25% चले, और ऑटो में भी आप देखिए करीब 3.25% के आसपास की जो रिकवरी है वो फिर से देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर्किट के बाद का महीना तो बहुत शानदार था। निफ्टी ने भी परफॉर्म किया, सारे सेक्टर इंडेक्स परफॉर्म करे थे, लेकिन उसके बाद जो एक महीना जो कि कल तक के डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से देखें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप देखिए पिछले एक महीने में देखने को मिली है, जिसमें ज्यादातर सेक्टर जो चले थे फार्मा को छोड़ के उनमें मुनाफा वसूली होती हुई दिखी है। बिल्कुल, तो ये है कुछ सेक्टोरल मूव्स जो 23 मार्च का बाजार का बॉटम था
उसके बाद जो रिकवरी आई है और किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, किन सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कुछ और सेक्टर्स भी खबरों में हैं, उनके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले स्वागत करते हैं चंदन तापड़िया जी का छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? जी नमस्कार। देखिए बाजार में एक अच्छी मोमेंटम के बाद में कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर के लेवल पे अटका है, तो यहाँ पे बाय और सेल दोनों मिक्स करके स्ट्रेटेजी रहेगी। देखिए एक बाई साइड में आईटीसी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके और 32% ओपन इंटरेस्ट के साथ में अपमूव दिखा है। काउंटर लगातार 4 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज को सरपास करके डेली और वीकली में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए तैयार हो रहा है। तो आईटीसी में जिस हिसाब से मोमेंटम है, लग रहा है कि 195 2000 तक का 200 तक का मूवमेंट बनेगा। तो इसके लिए आईटीसी की 290 रुपए की कॉल है, उसको खरीदने की सलाह रहेगी। ये जो आईटीसी की 290 रुपए की कॉल है अभी लगभग 3 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल सकते, यानी कि आपको 2.5 रुपए का रिस्क रहेगा और ऊपर में ये कॉल 8 रुपए तक जाने की पूरी संभावनाएं है। और दूसरा ट्रेड रहेगा वो इंडसइंड बैंक पे रहेगा। देखिए इंडसइंड बैंक में स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लगातार 4-5 दिनों से लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा है। मार्केट के रिकवरी के बावजूद भी ये काउंटर रिकवर नहीं हो रहा है, जो साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे बिकवाली हावी है। और डेटा सेटअप बता रहा है कि कॉल राइटिंग है, शॉर्ट्स के बिल्टअप है। इसके लिए इंडसइंड बैंक का जो 340 का पुट है वो खरीदने की सलाह रहेगी। इंडसइंड बैंक का 340 का पुट अभी 13 रुपए चल रहा है, वहां पे 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये पुट डबल यानी 26 रुपए तक होने की संभावना है। रुपए का पुट 13 रुपए में मिल रहा है, 26 रुपए में खरीद ओके। और पहले तो आईटीसी का 190 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, राइट? 3 रुपए में लेना है, 50 पैसे का स्टॉप लॉस और 8 रुपए का टारगेट। और इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन लेना है 340 वाला 13 रुपए में, 26 रुपए का टारगेट डबल 26। ये है आपके लिए टारगेट का लेवल। इंडसइंड आई फॉर आईटीसी लॉन्ग, आई फॉर इंडसइंड बैंक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट दोनों बैलेंस बनाकर चलेंगे। चंदन जी शुक्रिया चंदन जी ये पिक्स देने के लिए। ओके। और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी आज थोड़े से लगता है मूड में आ नहीं पा रहे हैं। बंसल जी क्या सोच रहे हैं आप? अभी तक एक भी 45 मिनट में कॉल आया नहीं, क्या अचानक से मार्केट नीचे आ गया थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, तो एडजस्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त? क्या हो क्या गया? नहीं अनिल जी, हम तो हाथ हिला रहे हैं, वेट कर रहे हैं चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। अनिल जी कॉल खोज खत्म हो चुकी है, स्टॉक ऑन रडार है, तो एक बिगुल बजाइए चार्ट कॉर्नर। क्या बात कर रहे हो? अरे तैयार है हम तो, मतलब बिल्कुल एकदम बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी स्टॉक वही है जो अभी चंदन जी ने जिक्र किया था, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में बिकवाली की राय है, टेक्निकल पैटर्न खराब है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, आज इसने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, वॉल्यूम एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात पे कोई संदेह अब नहीं बचा है कि स्टॉक 300 रुपए की ओर बढ़ रहा है। 300 के लेवल्स आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेंगे, तो शॉर्ट करने की हमारी राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस आपको 355 रुपए पर 355 पर रखना है। पहला टारगेट 332 रुपए का और दूसरा टारगेट 322 रुपए का, तो 332 322 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में बिकवाली की राय में बिकवाली की राय आपके लिए आ रही है। और अब देख रहे हैं बाजार में गिरावट का ट्रेंड और बढ़ते जा रहा है इस समय। कुछ और स्टॉक्स जहां पर ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, एसआरएफ में एक ब्रेकडाउन आया है। श्रीकांत जी एसआरएफ की चार्ट देखिए और बताइए यहां पर क्या करना चाहिए नेक्स्ट। दीपांशु वैसे एसआरएफ में भी जो फॉर्मेशन बना है वो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ही बना है, और ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें मार्केट का तो उसमें भी एक क्लैरिटी था कि इसमें एक लोअर हाई बन के फिर वापस नीचे आ सकता है। और चूंकि आज एक्सपायरी का दिन था तो 9200 के करीब का या 9150 के करीब की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एसआरएफ में भी करंट लेवल से अगर कोई शॉर्ट करके चलता है तो शॉर्ट टर्म में जो एक इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्टेड है वो है तकरीबन 3250 के,
अभी ये चल रहा है 3360-70 के करीब। तो करंट लेवल से भी इसे शॉर्ट करके चले 3410 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स रहेंगे 3250 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बैंकों में एक वीकनेस बना है, तो अगर BTST कॉल देना है तो शायद आप उसके लिए बिगुल बजा दें। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीकांत जी के लिए एक बैंक कॉल पर शॉर्ट कॉल आ रहा है BTST का बिगुल। श्रीकांत जी अपना BTST कॉल दे रहे हैं और कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 भी आने की तैयारी में है। पर बताइए श्रीकांत जी, कौन सा बैंक बेचेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर कोई खासा वीक अगर स्टॉक बना है तो वो बंधन बैंक है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है एक्सिस बैंक में भी उतना ही काफ़ी अच्छा वीकनेस बना है, और ये स्टॉक शायद 325 या 330 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करके चलना है, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 363 रुपये का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 330 रुपये के। तो एक्सिस बैंक शॉर्ट करके चले। एक्सिस बैंक यहां पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है इस समय। चलिए अब बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है कल के 2000 में। जी सर, कोई बैंक या NBFC बेचेंगे? अरे आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर दीप, मतलब इससे ज्यादा क्या मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। गजब। तो बैंक्स तो आपके देखो श्रीकांत जी बेच रहे हैं, बैंक्स तो आपके चंदन जी बेच रहे हैं, बैंक्स तो कुणाल जी राकेश जी भी ऐसे बेच रहे हैं जैसे इन्हीं के बैंक हों। तो मैं NBFC बेचूंगा जो कि दूसरों की है, मेरी नहीं है। पीरामल एंटरप्राइजेस PEL कहाँ चल रहा है? 912 रुपये के आसपास। तो ये यहाँ पर बेचा जा सकता है, ऊपर आए तो और बेचिए। पीरामल एंटरप्राइजेस PEL यहाँ बिकवाली करने की राय है आपके लिए। 912-13 से लेकर 910 से लेकर 925 रुपये की रेंज में बेचिए। मैं आपको इसलिए रेंज बता रहा हूँ, आराम से रेंज में बेचिए ताकि ऊपर आए तो घबराहट ना हो। आपको और बेचना है 910 से 925 930 की रेंज में आप बेचिएगा। क्यों बेचना है उसकी दो वजह बता दूं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से बैंक्स ने कमजोरी के संकेत दिए, 18,300 हम लगातार ये कह रहे थे कि क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस ये है, 18,300 पार ही नहीं हो पाया और वहाँ से वापस नीचे आ गया। इनफैक्ट 17,400 17,500 इस हफ्ते के जो लोज हमने बार बार बनाए वापस उधर ही टेस्ट करने की तैयारी में। बैंक्स NBFC कमज़ोर है। मैं फिर बार बार ये कहूँगा, कुछ भी ले लो, आपको जो लेना है ले लो, बैंक्स NBFC छोड़ कर लो। मार्केट पूरा है, आप खरीदो ना रिलायंस, कौन मना करता है? आप खरीदो ITC, कौन मना करता है? जो लेना लो बैंक्स NBFC टच मी नॉट। क्यों? अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और NBFC को लेकर आई है जिसकी वजह से कल NBFC भागे थे। तो दो चीज़ें थी कल। तो एक चीज़ आपको याद हो तो हमने कहा भी था कि जो जिन खबरों के दम पर ये भाग रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और NBFC के लिए ये कैबिनेट में फैसला हुआ है, वो ऑलरेडी वित्त मंत्री अनाउंस कर चुकी थी। उसके बावजूद लोगों को ये लगा कि नया इस चक्कर में वो कुछ नहीं, खाली शॉर्ट कवरिंग थी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आई है, कल जो अप्रूवल आई है और उस अप्रूवल की अगर आप एक फाइन प्रिंट पढ़े हैं तो उस फाइन प्रिंट में बड़ा मज़ा है। मज़ा ये है कि इन लोगों को जो पैसा RBI देगा और जो गारंटी करेगा, जो गारंटी की बात है ना कि मेन चीज़ तो है कि 30,000 करोड़ की आपको गारंटी मिल रही है। ये गारंटी में ऐसा है कि ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ उन बॉन्ड्स के लिए हैं, NBFC के उन बॉन्ड्स के लिए जो अगले 3 महीनों में मैच्योर हो रहे हैं। यानी इससे सपोज कोई श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कोई पीरामल, कोई आइबुल हाउसिंग, इनके जो बॉन्ड्स हैं, इनके बॉन्ड्स अगर के सामने बैंक्स पैसा देते हैं और वो सिर्फ वो 3 महीने में मैच्योर हो रहे हैं तब तो ठीक। 3 महीने के बाद की मैच्योरिटी वाले अगर कोई बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए कोई सरकार की तरफ से जो RBI को गारंटी करने के लिए कहा गया है कि आप क्रेडिट गारंटी स्कीम में इनको गारंटी कीजिए, तो उसने तो अब 3 महीने में क्या होना है आप खुद सोचिए। जहाँ से लागू किया, कैबिनेट ने फैसला करके लागू किया, अब यहाँ से 3 महीने गिन लीजिए। चलिए मई छोड़ दिए, जून जुलाई अगस्त अगर 3 महीने में ही जो बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं वही गारंटी होगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस स्कीम का। कम से कम साल 1.5 साल की होती है तो फ़ायदे की बात होती है। तो और अब सिंपल दूसरी चीज़ है कि 3 महीने के लिए कौन कितना बैंक्स या दूसरे लैंडर्स NBFC को पैसा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्कीम का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और मैं 1-2 NBFC के हेड्स का उनका इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, तो उनका ये कहना था कि 3 महीने का पीरियड बहुत ही छोटा है, हमारे लिए कुछ खास काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली अगले 3 महीने के अंदर जो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं उन्हीं में NBFC को फ़ायदा होगा और वो बहुत ही कम, बहुत ही छोटे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्कीम जो कुछ सरकार की तरफ से ऐलान हुई उसका बहुत फ़ायदा इनको मिलेगा नहीं। तो सिंपल है,
आपको 910 से लेकर 925-30 की रेंज में बेचना है। 950 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। मैं क्योंकि स्टॉक वोलेटाइल है इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ 950 का। नीचे की तरफ का पहला टारगेट बनेगा आपका 900 का, उसके बाद आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आइए। 880 दूसरा टारगेट है और तीसरा टारगेट 850 का है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप धीरे धीरे टुकड़ों में ऊपर बेचें और 850 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। कल आज ना काटें, कल इसे काटें। थोड़ी देखिए रिस्क तो रहती है ओवरनाइट पोजीशन में, अगर आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट है तो फिर रखें, क्योंकि देखिए जब आप रिस्की स्टॉक्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको पैसा पूरा बने तब मतलब है। लेकिन वही है कि अगर आपकी एपेटाइट ना हो और फिर आपको ये लगे कि अरे ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि मार्केट है और मार्केट अगर बढ़ता है तो बैंक्स एनबीएफसी बढ़ने में भी आगे रहते हैं, घटता है तो घटने में भी आगे रहते हैं। तो इस वक्त तो आप इससे ज़्यादा तो आप माहौल देख नहीं सकते कि आपका बैंक निफ्टी 1% नीचे है, आपका डाउ फ्यूचर्स आधा % नीचे है। अगर अभी इसमें भी आपको डर लगता है या रिस्क कम है तो फिर या तो पुट लेकर जाएं या फिर डे पोजीशन ही रखें। लेकिन अगर अच्छा पैसा बनाना है तो ओवरनाइट या फिर कल सुबह आकर फिर से आप ट्रेड ले लें, वो कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय पिरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स बेचने की। ओके, तो आराम से इसको बेचें, थोड़ा बाउंस बैक आने दीजिए, फिर आपको एक और अच्छी रेंज मिल जाएगी। बट बड़ा ब्रेकडाउन आना तय है स्टॉक में। 900, 880, 850 ये 3 टारगेट्स हैं जिसके लिए आप पिरामल एंटरप्राइजेस पर एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। जैन साहब भी हैं हमारे साथ। जैन साहब गुड आफ्टरनून। थोड़ा आपको वेट करना पड़ा, बहुत सारी खबरें आ रही थी, पर आप किस तरह का मार्केट एक्शन देख रहे हैं सर? वापस कमजोरी आती हुई दिख रही है इस समय बाजार में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बनता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस तरीके से चीजें ओपन अप हो रही है, रीओपन हो रही है, ठीक है, माहौल बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो नेगेटिव हुई हूँ ओवरऑल, और मुझे जो भी ये न्यूज आ रही है इन सब से कहीं ना कहीं इम्यून रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इतनी इजीली ठीक नहीं होगी। मोराटोरियम्स है और बहुत सारी चीजों की न्यूज बनी भी रहेगी। सो हमें तो जो हमारे जो सेक्टर्स, जो फेवरेट सेक्टर्स रहे हैं, जैसा कि फार्मा है, उस पर तो मैं बहुत ज्यादा गंग हो और बहुत ज्यादा कॉल्स दे चुका हूं ऑलरेडी। कल भी एक फर्मेंटा दिया था, वो भी अच्छा खासा 17-18% शायद चली गया, 20% कल सर्किट लगा, और आज भी अच्छा खासा 7-8% है। फिर और बहुत सारे दिए थे। तो फार्मा है, सीमेंट स्टॉक्स थोड़े बहुत चले हैं, फिर टेलीकॉम पे ऑलरेडी दे रहे हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजीज पे ध्यान दे। आज आईटी पे हम लोगों ने कॉल्स दिए हैं, आईटी पे काम करवाया। सो ओवरऑल बहुत सेक्टर स्पेसिफिक रहेंगे, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, बट ये जरूर है कि कहीं ना कहीं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में माहौल ठीक बन रहा है। जो एक पैनिक था, जो डर था, जिस तरीके से विक्स नीचे आया है, तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है उसके साथ काफी आएंगे और काफी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। सो ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। मुझे लगता है 8.5 से लेकर 9,500, 9,700, 800, और फिर देखते हैं लॉकडाउन के बाद रीओपनिंग में किस तरीके से डिमांड रिवाइव होती है। बाकी ये चीज जरूर है कि बॉम्बे, महाराष्ट्र जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं होंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी बुलिश होंगे, क्योंकि वैल्यू अब दिख रही है और चीजें रिवाइव होती हुई मुझे कहीं ना कहीं आशा दिख रही है। ओके, और इस बीच एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी हैं तैयार अपने स्टॉक के साथ। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, बिल्कुल पुल बैक नहीं ले रहा है, टेक्निकल रुझान खराब है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये स्टॉक भी धीरे धीरे करके नीचे फिसल रहा है और अभी अभी इसमें इंट्राडे ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया है। वॉल्यूम एडिशन भी काफी हुआ है, तो मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करने की राय है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 363 रुपए पर 363 में फ्यूचर्स पर रखना है आपको। नीचे जो पहला टारगेट होगा वो 346 का, 346 रुपए का पहला टारगेट, और 340 रुपए का इवेंचुअल टारगेट होगा। तो 346, 340 के लिए शॉर्ट करना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसको आपको शॉर्ट करना है जिस तरह से वीकनेस आती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो अच्छी परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं, और उसमें आप एक देखिए वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट, बल्कि अब बिगेस्ट गेनर हो गया, आईटीसी के पे आगे चला गया है।
इंटरग्लोब एविएशन आज सुबह भी अच्छी रैली थी, लगभग 12% ऊपर था, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, पर अच्छी रैली उसमें भी आ रही है। अभी थोड़ी देर में एविएशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नई गाइडलाइंस आ गई हैं, 25 तारीख से कुछ उड़ानें वापस आपको आती हुई दिखेंगी। तो क्या है ये सारे डेवलपमेंट्स, क्या है नई गाइडलाइंस और एविएशन स्टॉक्स पर क्यों होना चाहिए आपका फोकस, ये रिसर्च तैयार है मानसी के पास। बताएं मानसी। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु। देखिए, लॉकडाउन से जुड़ी जो धीरे धीरे अब राहत की खबरें आ रही हैं, उसी का असर है जो कि रेलवे स्टॉक्स और साथ ही एविएशन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन 4 की प्रतिबंधित सूची में से घरेलू एयर ट्रैवल बाहर होने जा रहा है। सरकार का 25 मई यानी कि सोमवार से धीरे धीरे घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला है और 2 महीने के बाद है कि अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स फिर से शुरू होने जा रही हैं। यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस कुछ ही समय में हमारे सामने होंगी और निजी एयरलाइन भी जल्द वंदे भारत मिशन का हिस्सा होने जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते एविएशन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी है। इंडिगो, स्पाइसजेट, ग्लोबल वेक्ट्रा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि 12 से लेकर 14% तक की तेजी दिखा चुके हैं और साथ ही IRCTC की भी गाड़ी अब पटरी पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि रेलवे का 1 जून से अतिरिक्त 200 ट्रेनें चलाने का फैसला है और 200 में से 75 ट्रेनों के लिए बुकिंग जो है आज से ही शुरू हो चुकी है। अतिरिक्त ट्रेनों में नॉन AC डब्बे भी होंगे और 200 ट्रेनों में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 12 मई से आपको याद होगा 15 स्पेशल AC ट्रेनें भी शुरू की गई थी और 1 जून से पूरे स्केड्यूल के हिसाब से ट्रेन जो है वो फिर से चलने वाली है, जिसका सीधा असर रेलवे स्टॉक्स पर IRCTC, RVNL, राइट्स, टीटागढ़, वेगन हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली एविएशन और रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में है। ओके, तो ये है आपके लिए एयरलाइंस कंपनियों पर और इस वक्त वापस से गाड़ी ट्रैक पर आने की खबरें। लेकिन इस बीच जो आप देख रहे हैं ताज़ा तस्वीरें, वो है हरदीप सिंह पुरी साहब जो हमारे विमानन मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं एक नेशनल मीडिया सेंटर में और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तैयारी में है। तो आइए देखते हैं पुरी साहब क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपको याद ही है, मैं स्वागत करता हूँ श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, मिनिस्टर सिविल एविएशन, श्री प्रदीप सिंह खरोला जी सेक्रेटरी, श्री राजीव बांसल CMD एयर इंडिया, श्री अरविंद सिंह चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, श्री राकेश अस्थाना जी DG BCAS। सर ब्रीफिंग स्टार्ट कर दीजिए। Thank you very much. Along with the PIO, I want to welcome all of you. We last met on 5th May when we announced the commencement of the Vande Bharat program. On that occasion also, I had the members of the senior management of the ministry with me. Let me once again, from the extreme right, Shri Rajiv Bansal, Chairman Managing Director of Air India, Shri Arvind Singh, Chairman of the Airports Authority of India, my colleague and Secretary in the Ministry of Civil Aviation, Shri Pradeep Kharola. On my left, Shri Rakesh Asthana, who is the Chief of BCAS, and of course, the PIO. Now, when we announced the Vande Bharat program on 5th May, we met virtually. We met through a VC. And I think the very fact that we are meeting on the 21st in a physical setting, and this is something I'm doing, I think, for the second time this the last 2 or 3 days. I attended, rather addressed a similar press conference. I think this is also a reflection of the fact that we have gained more confidence in terms of normalization of the situation and resumption. Under Vande Bharat mission, as we speak, the numbers of our citizens who were stranded and or in distress outside, those coming back is increasing. The latest figure that I have is that we have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. We have at the same time utilized the outgoing aircraft to carry our citizens who are normally resident abroad and who needed to travel because they have jobs to do,
They have got other professional commitments, and they were caught unawares, as it were, prior to the lockdown. Their numbers are less, not because we don't want to carry them, but because our flights to the United States, they're coming chock-a-block full, but they're also going full. But some of the countries from which we are bringing our citizens back, they are at this point of time not allowing foreign nationals to come back. And therefore, some of the people wanting to travel back, they may have permanent visas, they may have other residence permits, but since they are not on the passports of the countries, then there are 6 countries in the Gulf, Middle East. तो फिर से फोकस करेंगे विमानन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर वहां से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती है तो हम वापस वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बाजार निचले स्तरों की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 9100 के आसपास निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा संकेत है। कम से कम 9100 हम होल्ड कर पाएँ और 17,700 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर टिक पाए तो ये अपने आप में दोनों के लिए अच्छा होगा। सेंसेक्स लगभग 100 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर फोकस किया जाए, और उनमें से एक है बजाज फिनसर्व। नतीजों के बाद 3% कमजोर है। वागले साहब 4550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4545 ये कैश के लेवल है। कैश या फ्यूचर्स जो भी चार्ट देखकर आप बता पाएं अब अगला सपोर्ट कहाँ है? अनिल जी 4450 का मेरे लिए फ्यूचर्स का सपोर्ट है। कैश में भी उसके आसपास ही होगा, 10-20-25 रुपए इधर उधर। और अगर वो ब्रेक हो जाता है अनिल जी तो एक बड़ा मूव 100 से 150 रुपए सीधा 4300 तक जाएगा। यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए, बेचना वीक है, स्ट्रक्चर पैटर्न वीक है। बेचना है तो 4600 के आसपास बेचना चाहिए और 4650 का स्टॉप लॉस होगा। या तो फिर 4400 के नीचे जाता है तो सीधा 4200 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस बीच आइए एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है, खरीदेंगे या बेचेंगे? नहीं अनिल जी, खरीदेंगे और ओवरवेट खरीदारी की राय है। स्टॉक है पीडीलाइट। इस लैकलस्टर मार्केट में इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग है। एक बड़ी नेकलाइन 1410 1415 की एक बड़ी नेकलाइन तोड़ी है, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक अच्छे खासे उछाल का कल फर्स्ट हाफ तक में कैंडिडेट है। पीडीलाइट को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर पिछले कुछ सत्रों का पीडीलाइट का चार्ट देखें और इसका वॉल्यूम मैप देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि कुछ सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट पीडीलाइट में देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर 1405 रुपए पर एक टाइट स्टॉप लॉस 1405 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1450 रुपए का और दूसरा टारगेट 1480 रुपए का होगा। तो 1450 1480 के लिए बाय करना है पीडीलाइट। आपके लिए पीडीलाइट में खरीदारी करने की राय है। एक बार कुणाल जी स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं सर। अनिल जी 1405 रुपए पर 1405 पर एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। 1450 पहला और 1480 दूसरा टारगेट होगा। ओके, ये है आपके लिए राय पीडीलाइट पर खरीदारी करने के लिए। आइए अगला बिगुल है इस वक्त श्रीकांत चौहान साहब के लिए, उनकी तरफ से बीटीएसटीपी। श्रीकांत जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए यहाँ पे वैसे 2 स्टॉक निकल के आ रहे हैं। एक है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, और एक था पीडीलाइट। तो पीडीलाइट ऑलरेडी राकेश जी ने कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है कि यूबीएल एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लेके चल सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा एक डबल बॉटम बना है। आज के दिन में काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हैं और स्टॉक वैसे 6% चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 रुपये के करीब जा सकता है। इसके अगर मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस को अगर कोरिलेट करता हूँ विथ मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो इसके दाम अभी 990 से लेकर 1000 के करीब के होने चाहिए। तो करंट लेवल से यूबीएल को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस हमें रखना है 915 रुपये का और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 990 रुपये के।
915 रुपये का स्टॉप लॉस, 990 रुपये का टारगेट, 990 ये है टारगेट का लेवल, 915 ये है स्टॉप लॉस का लेवल। और यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी इस वक्त यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज में। और इस वक्त सुमित जी भी तैयार है एक बिगुल के साथ, बीटीएसटी का बिगुल सुमित जी के लिए भी। बताएं सुमित जी। अनिल जी, कल से ही हमें मेटल स्टॉक मजबूत लग रहे हैं। कल हमने टाटा स्टील दिया था और अभी हमको लगता है कि जिंदल स्टील यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। 98 रुपीज के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम मजबूत है। मार्केट की वॉलेटिलिटी से स्टॉक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 100 का लेवल क्रॉस करेगा। मेरे को लग रहा है कि जिंदल स्टील के अंदर यहाँ से 102 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 102 का पहला टारगेट होगा और वो लेवल टूटने पे 105 रुपए तक के स्तर भी जिंदल स्टील में देखने को मिल सकता है। तो जिंदल स्टील में लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने का सलाह रहेगा 1 से 2 दिनों के लिए। यहाँ पे सीएमपी में बाय कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। ऊपर में 102 से लेके 105 के टारगेट होंगे और नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 94-95 का। 94-95 के स्टॉप लॉस से बाय करें जिंदल स्टील। बिल्कुल, जिंदल स्टील पर आप खरीदारी करें, ये हमारी है सलाह सुमित जी की तरफ से BTSTT कॉल के लिए। और मेटल स्टॉक्स में आज सुबह भी हम थोड़ा एक्शन देख रहे थे, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई और JSPL अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी JSW स्टील पर खरीदारी करके दे गए हैं। अमर राजा यहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं, 4.5% की तेजी इस स्टॉक में अब आपको बनती हुई दिख रही है। तो सुबह से ही काफी एक्टिव है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। इस बीच एक और ट्रेडिंग कॉल आपके लिए तैयार है, इस बार वागले जी की तरफ से BTSTT। बताएं सर। यूनाइटेड स्पिरिट्स में बाय करने की सलाह है। मैकडॉवेल्स में एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। 605 605.5 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करके चले। आपका 597 का स्टॉप लॉस होना होगा और आपका टारगेट 621 का मुझे दिखता है कल आना चाहिए। बिल्कुल, और आज सुबह से ही काफी एक्टिव रहा है जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस स्टॉक पर बाइंग की सलाह आ रही थी। पालविया साहब ने इस पर खरीदारी की राय दी थी और देखिए काफी एक्टिव यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको इस समय बनता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी तेजी है और 2-3 दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर ये रहा है जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है। अमर राजा की बात करूं तो सुबह चार्ट कॉर्नर में भी इस कॉल को रेकमेंड किया गया था। वहां से देखिए तो गेंस आती हुई दिख रही हैं और अभी भी तेजी के माहौल में ही है अमर राजा। एक्साइड यहाँ पर भी आपको एक्शन अच्छा दिख रहा है, तो अमर राजा एक्साइड दोनों ही ऊपर है, 3.5% ऊपर। जुबिलेंट फूड ये है 3.5% ऊपर इस समय और इस पर भी आप सुबह से ही देख रहे हैं। जो जब नतीजों का रिएक्शन आया था तब से ही पॉजिटिव अपमूव चल रहा है। श्रीकांत जी, जुबिलेंट फूड के साथ अब क्या करना चाहिए? अगर किसी ने लॉन्ग लिया हो तो मुनाफा वसूल लें या फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए क्या? दीपक जी देखिए, यहाँ पे जो एक मोमेंटम बना है वो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का ही बना है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 1800 के करीब आके थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सकता है, लेकिन तब तक इसमें मोमेंटम बन सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि ये खुला था कुछ 1610 1620 के करीब और अभी ये करेक्शन में आके 1550 या 1560 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से इसे डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1530 रुपये का और टारगेट्स इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे 1620 1630 के, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1750 से लेकर 1800 के लेवल्स छू सकता है। और श्रीकांत जी, आपके पास कोई एक BTSTT कॉल भी है शायद? बिल्कुल, बता दूं मैं, वैसे वक्त शायद कम है। बिल्कुल, तो बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए, BTSTT के लिए बिगुल बजाते हैं। बताएं श्रीकांत जी। कि हाँ जी, सन फार्मा एक स्टॉक है कि जिसमें हम लॉन्ग करके चल सकते हैं और इनफैक्ट कल के दिन में जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में जो एक रिवर्सल बना है वो काफ़ी शानदार है और उसके रिवर्सल के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ये पूरा फार्मा इंडेक्स अपने इमीडिएट प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेगा और साथ ही साथ सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा में भी डॉक्टर रेड्डी ऐसे स्टॉक्स उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सन फार्मा इसमें सबसे अच्छा कैंडिडेट है आज के दिन में, इसे लॉन्ग करके चले। करंट लेवल से 466 467 के हमें स्टॉप लॉस रखना है, काफ़ी नज़दीक का स्टॉप लॉस है वैसे। 457 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे, इमीडिएट टारगेट्स जो है वो है 490 के 490 के।
ओके 490 का टारगेट, 467 का स्टॉप लॉस, खरीदना है आपको सन फार्मा। ओके ये आ रही है राय श्रीकांत जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीएल, इसके नतीजों पर नजर है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, बताने के लिए तैयार है आशीष। बताएं आशीष। दिपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। दरअसल कंपनी ने जो अधिष्ठा का अधिग्रहण किया था उसका फायदा, उसका सिनर्जिस्टिक बेनिफिट आपको इस तिमाही में देखने को मिलेगा। मुनाफा जो है 206 करोड़ से बढ़कर करीब 1006 करोड़ रहेगा और मार्जिन में भी आप देखिए बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, 16.5% से बढ़कर 23%। और इनके कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा में करीब 64% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय 18% बढ़ेगी और ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। लैटिन अमेरिका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए, वहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर हल्का सा दबाव देखने को मिला। भारत के भी अगर आप स्टैंड अलोन ऑपरेशंस की बात करें तो मार्च के महीने में जो थोड़े दिन का कुछ लॉकडाउन था उसके चलते जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वहाँ पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑपरेशनली देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। लेकिन एक खास कमेंट्री पर पूरे बाजार का फोकस रहेगा कि सरकार ने हाल ही में जो 27 कीटनाशकों पर रोक लगाई है उसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है, कितना रेवेन्यू इम्पैक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे का आउटलुक क्या है बिक्री को लेकर, इसके ऊपर कमेंट्री को आपको क्लोजली वॉच करना होगा। नतीजे बढ़िया आएंगे, नतीजे बढ़िया आएंगे, ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं यूपीएल से। जैन साहब, कुछ कमेंट्री जो यूपीएल का इंतजार होगा, एक तो सेफगार्ड ड्यूटी लगी है, पॉजिटिव है, फिर कुछ पेस्टिसाइड्स पर इफेक्ट आ सकता है, इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है, क्या ध्यान रखना चाहिए यूपीएल के नतीजों के लिए? देखिए मैं यूपीएल पे वैसे बुलिश नहीं हूँ, ठीक है एफएनओ की आइटम है, ऊपर नीचे होती है, हाई बीटा नीम है, तो मैं थोड़ा सा वैसे ही अवॉइड करता हूँ। और मुझे काफी सारी इस सेक्टर में से इतनी सारी कंपनियां मैंने दिया हुआ है। भारत रसायन एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया हुआ है। फिर इवन रैलिस इंडिया मेरा एक पिक ऑलरेडी चल रहा है। फिर आपके भारत रसायन, फिर एस्टेक लाइफ साइंसेज, ये स्टॉक अच्छा लगता है। सो पीआई इंडस्ट्रीज वो तो मेरा सदाबहार स्टॉक है। यूपीएल के बाद अगर सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज कंपनी है, तो जब इतने सारे ऑप्शंस हैं और दूसरे, और मुझे लगता है एग्री जो इनपुट्स वाली कंपनियां वो बहुत अच्छा करेंगी। एक्सेल इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो कि बहुत बड़ा मल्टीबैगर ऑलरेडी बना हुआ है, काफी बार बात हुई भी है। तो मुझे लगता है कि उन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान दें। बाकी काफी हद तक ये बहुत हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, जिनको ऑप्शंस में और जिनको फ्यूचर्स में खेलना है वो इस स्टॉक के साथ खेले। बाकी जो 4-5 नाम बताए हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया सेक्टर है जिसमें निवेशित रहना चाहिए। एक वो सेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, लॉकडाउन का कुछ भी इम्पैक्ट आए, यहाँ पे कम इम्पैक्ट आए। बिल्कुल। तो कुछ और स्टॉक्स हैं एग्रोकेमिकल्स के स्पेस में जो जैन साहब को पसंद है, बट यूपीएल की चार्ट पर नजर रखिए, काफी पॉजिटिव एक्शन वहां पर आपको आते हुए दिख रहा है सुबह से ही। और ये भसीन साहब ने भी कुछ दिन पहले रेकमेंड करी थी पिक, वहां से भी अच्छी रैली इसमें आई है। तो नजर रखिए, नतीजों से पहले काफी एक्टिव हो रहा है इस समय यूपीएल का स्टॉक। अभी थोड़ी देर पहले फिर से फ्रेश खरीदारी की सिग्नल आई। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है कोलगेट पर। कुणाल जी, सुबह आपसे इस स्टॉक के बारे में हमने बात करी थी, क्या वो बाइंग रेंज में आता हुआ दिख रहा है कोलगेट इस समय जो रिकवरी आई है अभी? देखिए, जैसे हम लोग सवेरे चर्चा कर रहे थे कि एक सीमित दायरे में कारोबार चल रहा है दीपांशु, ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखी है। और अच्छी बात यह है कि जो एक 1300 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट लेवल है उसको इस स्टॉक ने वायलेट नहीं किया। तो मुझे अभी भी स्ट्रक्चर को लेकर के कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक 1300 का लेवल नहीं टूटता है तब तक कोलगेट में ओवरऑल बायस पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि खरीदारी अब 1400 के ऊपर ही करेंगे जो कि ब्रेकआउट का लेवल होगा। तो 1400 से 1300 के रीजन में कुछ ना करें, 1400 के ऊपर खरीदारी कराएं। ओके, तो 1400 के ऊपर ही खरीदारी करने, तो अभी खरीदारी की रेंज से काफी दूर है जहां तक कोलगेट का सवाल है, पर फिर भी अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है इस स्टॉक में। औरोबिंदो फार्मा, इसमें अभी फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिखे हैं और कल भी इस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे थे, 2-3 दिनों में ये आया भी है। और राकेश जी, कुणाल जी, ये आपकी पिक ऑफ द डे भी थी जो कल आपने रेकमेंड करी थी, 722 पर आया है राकेश जी इस समय। यहाँ पर कोई लेवल्स आप रिवर्क करना चाहेंगे? एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है औरोबिंदो फार्मा में। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, 724.25 के लेवल्स तोड़ चुका है, हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो मुनाफा बांध लें, एल्स स्टॉक री रेटिंग में है। किसी का अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है और होल्ड कर रहा है तो होल्ड करना चाहिए। 780 तक के स्टॉक जाने का दमखम रखता है।
बिल्कुल 780 तक जाने की पोटेंशियल रखता है औरो फार्मा। नजर रखिए इस स्टॉक पर आइए आखिरी 10 मिनट है इस हफ्ते की एक्सपायरी के। अनिल जी से जान लेते हैं कि इस समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में तो ज्यादा बदलाव नहीं आया है। डाउ एग्जैक्टली 150 अंक ही नीचे है, तो जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ली थी तब भी ऐसा ही था। यूरोप के बाजार भी एकदम वैसे ही हैं सर, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आ रही है। तो ग्लोबल क्यूज तो सर वैसे ही हैं जैसे 1 घंटे पहले थे। बिल्कुल, तो और हमारा भी वैसे ही है जैसा 1 घंटे पहले था दीप। अगर ग्लोबल मार्केट्स नहीं बदलेंगे, हमारे बाजार नहीं बदलेंगे, तो हम भी क्यों नहीं बदलेंगे। बिल्कुल सिंपल है एकदम। तो 9100 के आसपास तब भी थे, 9100 के आसपास अब भी हैं। सेम 150 पॉइंट डाउन नीचे है, सेम वैसे ही यूरोप नीचे है, सेम बैंक निफ्टी भी वही 17,750 के आसपास है। तो सिंपल चीज़ यही है, पहली चीज़ तेजी की पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करेंगे। कल के लिए 9,000 का पुट खरीद कर जाएंगे और 17,500 का बैंक निफ्टी का पुट खरीदेंगे। यह 17,500 का बैंक निफ्टी का पुट 350 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये खरीद सकते हैं आप, मैं भी नोट कर लेता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने आपको क्या रिकमेंड किया था। तो बैंक निफ्टी का पुट आप ले सकते हैं। इस वक्त बैंक निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 17,750 के आसपास, सॉरी स्पॉट लेवल पर 17,750 के आसपास स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी। 17,500 से 250 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदना है आपको, और वो मिल रहा है करीबन 350 रुपये के आसपास। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 250 रुपये पर रखना है, ठीक है। और ये आपका 500 से 600 रुपये तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का पुट खरीदना है कल के लिए, पॉइंट नंबर 1। और निफ्टी का पुट अभी चल रहा है ये 9,000 वाला, ये चल रहा है 100 रुपये में, ठीक है। आप 100 रुपये में चल रहा है, आप यहाँ पर 60 रुपये पर स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 40 रुपये के रिस्क है। और आपका 175 से 200 रुपये मिनिमम टारगेट है इस पुट का, जिसके लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है। निफ्टी का पुट, दोनों ही पुट खरीदने हैं, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। और निफ्टी इस वक्त चल रहा है 9106 स्पॉट लेवल, तो 9,000 का पुट आपको खरीदना है। तो दोनों में पुट खरीदने की राय है। और दीप, जो एग्रेसिव ट्रेडर है जिनको ये लगता है कि भाई हमें थोड़ी रिस्क कम रखनी है, तो आप चाहें तो 9,000 का पुट खरीद कर 8,800 का पुट बेच भी सकते हैं। अगर चाहें तो कवर्ड कॉल बना लें, तो 8,800 का पुट का भी मैं आपको भाव बता दूं कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है। तो 8,800 का पुट चाहे तो आप वहाँ पर खरीद कर बेच कर, माफ़ कीजिएगा, 9,000 का पुट खरीदें, 8,800 का बेचें, तो इससे आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में आप 17,000 का पुट बेच सकते हैं, सिंपल। और वो भी मैं आपको बता दूं कि 17,000 का पुट कितने में बिक रहा है, तो ताकि आपके लिए कॉस्ट कम हो जाए। तो 46-47 रुपये में, यानी 45 मान लीजिए, तो 45 रुपये में पुट बिक रहा है, 100 रुपये में आ रहा है, आपकी कॉस्ट होगी 55 रुपये की। जो स्टॉप लॉस का लेवल हमने 60 दिया, लगभग उसके आसपास ही। और 17,000 का पुट में बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ कि वो कितने में मिल रहा है। तो जो 350 रुपये में हम 17,000 का पुट खरीद रहे हैं, वो भी 50 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट 300 रुपये हो जाएगी करीबन। तो फिर तो बैंक निफ्टी का पुट ना बेचे, 50 रुपये लेके फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी के पुट की मैं एक बार प्राइस फिर से चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा होनी चाहिए, बट अगर 50 ही रुपये है। सुमित जी, बैंक निफ्टी के पुट की प्राइस क्या होगी, 17,000 के पुट की प्राइस? अनिल जी, बैंक निफ्टी का 17,000 का पुट अभी चल रहा है 190। 190, हाँ 200, 190, 200 रुपये ना, राउंड फिगर 200 मान लेते हैं बस, ये ठीक है। फिर इसे बेचा जा सकता है, तो फिर 150 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी, बराबर है, फिर ये ठीक है। तो नोट कर लें एक बार, निफ्टी 9,000 का पुट खरीदे, 8,800 का पुट बेचे। 9,000 का पुट खरीदिए 100 रुपये में, 8,800 का बेचिए 45 रुपये में, आपकी कॉस्ट आ गई 55 रुपये की। ये हो गया आपके लिए। अब बैंक निफ्टी में आप 17,500 का पुट खरीदिए 350 रुपये में, और 17,000 का पुट बेचिए 150 रुपये में, 200 रुपये की कॉस्ट, सॉरी 17,000 का पुट बेचिए 200 रुपये में, 150 रुपये की कॉस्ट आपकी होगी। ये स्ट्रेटेजी बनाकर आप कल के लिए जा सकते हैं, ठीक है दीप? बिल्कुल अनिल जी, तो एक स्प्रेड बना दिया है बाजार पर, थोड़ी कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। एक्सपायरी निकल जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या एक्शन बनेगा। पर अगर आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक स्प्रेड के जरिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की आपको स्ट्रैटेजी दे दी गई है पुट्स खरीदने की और पुट्स बेचने की। तो ये आ रही है अनिल जी की तरफ से राय। आखिरी 5-6 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, और बाजार में आप देख रहे हैं कि कमजोरी है। अब 17,800 के नीचे
बैंक निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और 9100 के स्तर पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ देख रहा है। तो कमजोरी तो काफी है इस समय बाजार में और फाइनेंशियल्स ही हैं जो बाजार को नीचे लेते हुए जा रहे हैं। HDFC फ्यूचर्स को देखिए, यहाँ पर भी आपको गिरावट के संकेत आए हैं, तो यहाँ पर भी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है इस समय, नजर रखिए वहां पर। हीरो मोटो यहाँ पर अच्छी रिकवरी जरूर हुई है, बट जिस तरह की HDFC फ्यूचर्स में गिरावट है, देखते हैं क्या संकेत आते हैं वहां से। एक बार इसका चार्ट देखकर बताइए श्रीकांत जी, HDFC फ्यूचर्स 1600 के नीचे गया है, कुछ करना चाहिए? दीपांशु, वैसे यहाँ पे दबाव काफी बना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने पिछले 2 से 3 महीने के जो लोज थे वो तकरीबन थे 1550 के करीब के, तो उसी के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है और जैसे कि ये 1620 1650 के लेवल से टर्न हो चुका है, तो वापस 1550 या 1540 के लेवल्स को छू सकता है। तो ये करंट लेवल से भी मुझे लगता है इसे शॉर्ट करके चले। ओके, करंट लेवल से भी आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। HDFC फ्यूचर्स यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है और 1600 के नीचे गया है, तो वहां से और परेशानी बढ़ सकती है इसके लिए। और एक अहम रीजन है जिसकी वजह से आप बाजार में भी इस समय प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं कुछ और दिग्गज शेयर्स जहां पर आज आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। ITC तो बाजार को सपोर्ट कर ही रहा है, पर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और HDFC ये गिर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज में आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। वागले साहब, ये बाकी फार्मा शेयर्स में अच्छी तेजी है, डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी कल चला गया था, ये इस कंसोलिडेशन मूव में आप डॉक्टर रेड्डीज को खरीदना चाहेंगे? दीपांशु, अगर पोजिशनल व्यू है तो इसका पैटर्न अभी भी अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदना चाहिए, हल्की सी और गिरावट होगी, ऐड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये 3780 के नीचे जाएगा, आपका 3750 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और मुझे लगता है वापस ये 3960 3980 इवन 4000 के आसपास के ऊपर भी जा सकता है पोजिशनली। ओके, ये है आपके लिए ITC। कुणाल जी, HUL आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और हम लेवल्स भी देख रहे हैं, निचले लेवल से सपोर्ट आ रही है, ये उन्हीं लेवल्स पर है जहां से बार बार बाउंस बैक लेता है 1950 1970 के बीच। ये सपोर्ट लेवल्स पे एक बार फिर से HUL बाउंस बैक ले सकते हैं? देखिए, पूरी संभावना है दीपांशु। देखिए, जो मेजर लेवल्स हैं HUL के लिए अगर आप देखें तो 1900 से लेकर के 1950 के दरमियान एक बड़ा सपोर्ट जोन है जो कि मुझे नहीं लगता कि वायलेट होगा। तो यहाँ पर अब जो गिरावट आ चुकी है, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड में ज़्यादा फेवरेबल है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको मध्यम अवधि के लिए खरीद रहे हैं तो इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करना शुरू करना चाहिए और 1950 से लेकर के 1900 के रीजन में HUL को बिल्कुल एक्वायर करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए HUL की राय। खरीदारी की जोन में आ रहा है या फिर यहाँ से अगर थोड़ा और डिप होता है तो डेफिनेटली आप खरीदारी की जोन देख सकते हैं जहां तक HUL का सवाल है। अब सुमित जी, मेटल स्टॉक्स आज काफी एक्टिव रहे। एक छोटा मेटल स्टॉक NMDC, जरा इस पर नजर डालिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक अच्छा मूव आ रहा था, यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, उतना एक्टिव नहीं रहा है जितना पहले रहता था ये स्टॉक। पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक को होल्ड करके चला जा सकता है। मोस्टली स्टॉक्स में इस पूरे सेक्टर में मूव कर रहा है। स्टॉक का नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है जो कि करीब करीब 70-72 के आसपास है। जब तक लेवल नहीं टूटेंगे तब तक और गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम ऊपर में 76 का रेजिस्टेंस है NMDC का। 76 का रेजिस्टेंस टूट जाएगा, उसके बाद मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और फिर ऊपर में 80 रुपए से लेकर 82 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो NMDC को होल्ड करके चला जा सकता है। ओके, NMDC को होल्ड करके चला जा सकता है। एक्टिव रहे आज मेटल स्टॉक्स, वहां से डेफिनेटली आपने खरीदारी आती हुई देखी है। आइए फिर आखिरी 2 मिनट बाकी हैं ट्रेड के, देख लेते हैं कि आज बाजार की चाल कैसी रही है, किस तरह का एक्शन बनते हुए देखा है। अच्छी शुरुआत थी और 2 o'clock तक जब हमने ये शो शुरू किया था तो बाजार अच्छा ही होल्ड कर रहे थे। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ थी, पर वहां से हमने देखा है कि सस्टेन खरीदारी हो रही है। एक्सपायरी बैंक निफ्टी के लिए तो कमजोर नोट पे हो रही है और निफ्टी एकदम 9100 के एक्सपायरी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज के अहम पार्टिसिपेंट ITC दिग्गज स्टॉक है, खरीदारी हुई है आज 7% की, पिछले 3 दिनों में 13% की रैली हुई है और बाजार को अहम सपोर्ट दिया है जहां तक ITC का सवाल है। कंजम्पशन स्टॉक्स में आज एक बाउंस बैक जरूर आया है और उसमें आप देखिए तो एशियन पेंट्स भी आज काफी आगे था।
सभी के सभी ऑटो स्टॉक्स काफी एक्टिव थे। हीरो मोटो पे अच्छा रिवर्सल देखा है 4 दिन की गिरावट के बाद। मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो तो ऑफकोर्स उसके शानदार नतीजों की वजह से बाजार में उसने तेजी देखी है। नतीजों से पहले यूपीएल में शानदार तेजी 3% की रैली आपको आती हुई दिखी है। फार्मा स्टॉक्स आज काफी एक्टिव रहे। सन फार्मा, सिप्ला, इन दोनों पर भी भरपूर एक्शन आपने देखा है। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, बट ज्यादातर बैंक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बजाज फिनसर्व अर्निंग्स के बाद इस स्टॉक में वीकनेस आई और बजाज फाइनेंस भी 2 बजे के बाद काफी तेजी से गिरा है। एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, श्री सीमेंट और एचयूएल कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने दबाव का प्रेशर आते हुए देखा है। एनबीएफसी के लिए काफी खराब दिन रहा। एक बार फिर से थोड़ी सी जो रिकवरी आई थी वो वहां पर आपने सेलिंग का प्रेशर आते हुए देखा है। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एमएनएम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स पर आपने बिकवाली का दबाव आते हुए देखा है। थोड़ी देर पहले पीएफसी पावर फाइनेंस पर भी एक ब्रेकडाउन था। बंधन बैंक वायदा कारोबार का टॉप लूजर 6% की गिरावट के साथ, और इंडसइंड बैंक में भी देखें तो 3.5% की गिरावट आपको आती हुई दिखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी कमजोर था, 2.5% गिरा है ये स्टॉक, और इंडिया बुल्स हाउसिंग यहां पर भी 2.5% का करेक्शन था। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, ये तीनों स्टॉक्स काफी कमजोर रहे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में 2-3 दिन पहले अच्छा ब्रेकआउट आया था, पर वहां से फिर बिकवाली का दबाव आते हुए दिखा है। सीईएससी यहां पर भी बिकवाली का दबाव था। पर दूसरी तरफ एयरलाइंस खुल रही हैं। 25 तारीख से थोड़ी एयरलाइंस आप कर सकेंगी। एविएशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। टॉप गेनर वायदा कारोबार में 7.5% की तेजी के साथ था। इंटरग्लोब लिकर स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन था। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों में अच्छी खरीदारी आई। अमर राजा अच्छा रहा। एक्साइड इंडस्ट्रीज पॉजिटिव रहा। अशोक लेलैंड पर काफी समय बाद एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। पिडलाइट पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, और जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी आज काफी एक्टिव रहे। तो अनिल जी, 9100 एकदम उसी लेवल पर निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई दिख रही है, और 100 अंक की गिरावट के साथ 17,750 के करीब निफ्टी बैंक प्रोविजनल क्लोजिंग। सर ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग एग्जैक्टली 9100 पर यहाँ पर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त ये क्लोजिंग आपके लिए आती हुई साफ तौर पर। बैंक निफ्टी लेकिन 100 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा, 96 अंक 17,744 पर। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एक स्पेशल विश करना चाहता हूँ हमारे पैनलिस्ट को, मैं स्पेशल विश करूँ उससे पहले एक बार पहले 6 बजे के शो के बारे में बता दूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। सरकार ने लॉकडाउन 4 में ढील को और बढ़ाते हुए अब ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दे दी, यानी कि ट्रेन शुरू होने जा रही है। 25 मई से घरेलू यात्राएं शुरू हो रही है, जो 3 महीने तक चलेगी, लिमिटेड अगस्त तक, और 1 जून से स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी, 200 नॉन एसी ट्रेनें भी चल रही है। तो सरकार ने सफ़र के लिए नई गाइडलाइन शुरू कर दी है, दे दी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार लॉकडाउन 5 भी लगाएगी, ये बड़ी चीज़ है, या फिर 31 मई को लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी पर हमारा खास शो देखिएगा, लाइफ का टेक ऑफ, लॉकडाउन की लैंडिंग क्या होगा ये बताएंगे हम शाम को 6 बजे स्पेशल डिस्कशन में, ये मिस मत कीजिएगा। लेकिन एक जाएं उससे पहले आपको एक खास बात हम करना चाहते हैं। कुणाल जी, आज का दिन आपके लिए खास है, आपको पता है क्यों? जी नहीं। हेलो हेलो, सोच रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा कुछ खास आज नजर आया नहीं अनिल जी। वैसे हाँ अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? वैसे हाँ मुझे सब आ रही है। वैसे बंसल जी के लिए तो हर रोज ही खास होता है, वीकेंड ज़्यादा खास होता है, क्योंकि जिस तरह के पेय पदार्थों का सेवन बंसल जी करते हैं उनके लिए तो कोई खास विशेष स्पेशल दिन की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप जिस तरह के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, आपके लिए आज खास दिन है। आज है इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और मेरे ख्याल से हमारे पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा चाय के शौकीन तो कुणाल जी आप ही हैं। अरे वाह अनिल जी। अब ये अगर ये आज लॉकडाउन नहीं होता तो चाय पीने का बिल्कुल अवसर है। जी जी अनिल जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बिल्कुल, तो आप मतलब हमारे गेस्ट में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले आप, और हमारी टीम में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाली पूजा, दोनों दिल्ली गई हैं आप। तो मतलब कभी भी किसी भी वक्त, एवरी टाइम इज़ टी टाइम, कभी भी पिलाएं। तो बंसल जी, कुणाल जी को चाय पार्टी का आमंत्रण आपकी तरफ से।
बिल्कुल अनिल जी, आमंत्रण है। और एक चीज अनिल जी हाईलाइट करना चाहूंगा, कुणाल जी बिल्कुल देखते नहीं है चाहे 1000 रुपए की है चाहे 1200 रुपए की है, मतलब कि चाय के लिए ही गोस क्रेजी, मतलब कि दूसरा आदमी को ड्रिंक लेते हैं और सोचेगा इतना एक्सपेंसिव ड्रिंक है, लूं कि नहीं लूं, बट ये चाय महंगी सी महंगी चाय लेते हैं और एंजॉय करते हैं। अनिल जी, जैन साहब, आपका तो मुझे मालूम है कि आप चूंकि जयपुर में रहते हैं और सर्दियों में आपके वो जो एकदम गर्मा गर्म मसाला वाली एकदम अदरक वाली चाय आपको पसंद है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, चाय से तो बहुत जबरदस्त नाता है। देखिए, एक तो हमारे फैमिली में बहुत पीते हैं, मेरे ननिहाल में बहुत चाय पीते हैं, दूसरा आसाम वाले तो चाय बिना तो रह ही नहीं सकते, वहाँ पे लाल चाय, दूध वाली चाय, फिर आजकल क्या ग्रीन टी के बाद व्हाइट टी आने लग गई। और जयपुर में तो चाय वाले तो गजब है, कुछ फेमस चाय वाले हैं, फेमस थड़ी वाले हर शहर में होता वैसे, बट जयपुर का एक चाय वाले हैं, गुलाबी चाय वाला, जो थोड़े दिन पहले डेथ हुई थी हालांकि, बट बहुत फेमस चाय वाले थे और अच्छा काम भी करते थे कि महंगी चाय भी बेचते हैं और साथ में डोनेशन भी काफी करते हैं सुबह 5 बजे से। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा दिन है, इंटरनेशनल टी डे। कुणाल जी को मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, और व्हाइट टी का सेवन आजकल अच्छा है। मैं तो यही बोलूंगा, ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी बहुत ज्यादा आजकल प्रोत्साहन मिल रहा है। और बाकी आसाम का प्रोडक्ट है तो ऑलवेज वेरी फेवरेट टू मी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुणाल जी कुछ ऐड करना चाहते थे आप? अनिल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें देखिए एक अच्छा जो काम किया है मैंने कि दिल खोल करके चाय पी है अनिल जी। क्योंकि देखिए, दफ्तर में क्या होता है, एक ही तरह की या 2 तरह की चाय मिलती हैं, लेकिन घर पर नाना प्रकार की जितनी भी चाय आज तक मैंने खरीदी अनिल जी, सबका सेवन मैंने लगातार किया, वीकेंड्स पर विशेष रूप से। और मेरी सबको सलाह ये है कि अनिल जी, सबसे रिलैक्सिंग चीज़ ये है कि आराम से बैठिए, चाय पीजिए और जी बिजनेस देखिए, तो देखिए हर तरह की शुद्धि हो जाएगी। तो सबको मेरी सलाह यह है कि इस वीकेंड आप लोग दिल खोल करके जी बिजनेस देखें। और अनिल जी तो इतने अच्छे कार्यक्रम कर ही रहे हैं, फेसबुक पर भी कर रहे हैं, और उनको देखते समय अनिल जी अगर चाय साथ हो तो फिर क्या कहने। क्या बात है, वाह। वैसे भी और चाय के साथ पकौड़ों का मौसम भी जल्दी आने वाला है, बिल्कुल उसकी भी तैयारी है। लेकिन चलिए, आज के लिए इतना ही। आज ऐसा पता नहीं, आज फ्राइडे वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज फ्राइडे हो गया हो बिल्कुल। लेकिन कल दीप, कल काम करना है, मंडे छुट्टी है, मंडे मार्केट बंद है। बिल्कुल अनिल जी, और आई थिंक आज जो कुणाल जी की तरफ से हो गया सर, जो उन्होंने आज सुबह शर्ट पहन के ट्रेंड सेट कर दिया था, तो फ्राइडे वाली फीलिंग तभी से आ गई थी सर मुझे भी। और अभी एक और दिन काम करना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी सर। चलिए, तो बढ़िया, मंडे छुट्टी है तो इस बार 3 दिनों का लंबा वीकेंड एंजॉय कीजिए लाइव। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, बाकी सारे एक्सपर्ट से लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का शुक्रिया, सुमित जी, श्रीकांत जी और संदीप जी, आप तीनों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए।